सर फतेह पे आते हैं ना, यू हैव रिटन द फिल्म, आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू आ रहा है। मेरी जो बेटियां बड़े उनसे पूछा कि बता कि यार क्यों देखने आए हैं सोनू सूद की पिक्चर। डैड उसमें कुछ ऐसा हो जो कभी हिंदी सिनेमा ने देखा ना हो। मैं एक टाइट फिट टी शर्ट पहन के जब मैं फिल्म सिटी में घूम रहा था तो मुझे लग रहा था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख के करे अरे यार ये एक्टर टाइप दिखता, आजा बॉस आया तेरे को पिक्चर में लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर उसके बाद सिंग इज किंग होती है। सिंग इज किंग की ना शूटिंग बड़ी मुश्किल थी। फिल्म इंडस्ट्री की जब बात करते हैं, जो आपकी फिल्म्स की हैं, लोग जस्ट जंप टू दबंग। यार दबंग वाज वेरी स्पेशल। पहले तो मैंने मना ही कर दिया था पिक्चर करने के लिए। अगर आप बोले ना कोविड-19 हेल्प, तो उसका सिनोनिम हो गया था सोनू सूद। जब मैं उन फैमिली से मिला जो बच्चों को लेके पैदल कर्नाटका जा रही थी, मैंने बोला कि मैं आपको घर भेजता हूँ, मैं कुछ परमिशन से लेके आता हूँ। इन छोटे छोटे बच्चों को 3-3, 4-4 महीने के बच्चे आपके हाथ में, कहाँ आप 10 दिन 15 दिन पैदल जाओगे। मेरे को बड़े बड़े मिनिस्टर्स फ़ोन करते थे यार बेड्स दिला देते। मैंने बोला कि जरा आपकी सरकार है, बेड्स तो आप दिलाओगे, मैं कहाँ से। नहीं तेरी आवाज़ सुनी जा रही है, तू कर। यू नो द थिंग। मुझे सीएम पोस्ट पंजाब के लिए चर्चा होते थे, डिप्टी सीएम मेरे को ऑफर हुए, मेरे को राज्यसभा मैंने 2 बार छोड़ा, मेरे को बेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफर हुए, मेरे को नहीं करना था। मेरी मॉम हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। पाजी, आपकी टिकट, आपने अनरिजर्व्ड टिकट आपने बॉम्बे की, है ना, कोई बुक नहीं थी आपकी, जो हमारी टीम ने जो रिसर्च किया है, और आप बॉम्बे पहुंच गए। मोगा से बॉम्बे पहुंच के द सोनू सूद ब्रांड बनता है। आज कितने साल हो गए सर आपको? ऑलमोस्ट 25 से 26 साल हो गए या बॉम्बे। हो गए इतने साल से। पर इनफैक्ट मोगा से शुरू हुए। एक माँ बाप का सपना था, पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, करो जो भी। तो फिर इंजीनियर बने और सोचा था कि पापा की जो शॉप है कपड़े की उसको और बड़ा करेंगे, बिजनेस पंजाब में बनाएंगे। लेकिन आई वाज बिटन बाय दिस एक्टिंग बग, और मुझे लगा कि चलो कोशिश करते हैं। और मैंने जब पहली दफ़ा अपने मॉम डैड से बात किया कि आई वांट टू ट्राई माय लक इन द एक्टिंग, एंड दे सेड कि लक मत ट्राई करना, बन के आना। And without even having any kind of resistance, अकेला लड़का था घर का, होता कि यार पापा का बिजनेस देखना है, घर पे कौन रहेगा। और इतने साल माँ बाप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसकी इंजीनियरिंग ख़त्म होगी। 4 साढ़े 4 साल ज़िंदगी के पेरेंट्स से रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और उनके लिए भी था। तो उनका था कि कब इसकी पढ़ाई ख़त्म होगी यार, घर आएगा, और फिर आप आके अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि नहीं मैं वापस जाके एक ज़िंदगी की नई स्ट्रगल शुरू करने वाला हूँ। या सो उन्होंने बोला कि जाके करके आ भी तू। एंड व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली। पहले मैं दिल्ली गया, सोचा कि वहाँ कुछ पता लगाता हूँ कि बॉम्बे में तो कोई जानता ही नहीं था, पता ही नहीं था कोई यहाँ पे। तो फिर दिल्ली में जब जाके 8-10 महीने थोड़ी मॉडलिंग की, थोड़ा सा चर्चित हुए वहाँ के मॉडलिंग सर्कल में, और फिर लगा कि वहाँ से कुछ पैसे कमा के बॉम्बे जाएंगे। तो पेरेंट्स थे कि तेरे को क्यों स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, तो तेरे को फ्लैट खरीद ले बॉम्बे में जाके, स्टार्ट योर जर्नी। तो मैंने बोला कि नहीं, आई वांट टू गो थ्रू माय शेयर ऑफ ग्राइंड। और फिर मुंबई आ गए बिना किसी पहचान के, और फिर माँ बाप की दुआएं रास्ता बनाते गई। इस टाइम पे तो नहीं सोचा होगा, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 26-27 ईयर्स बैक, कभी तो नहीं सोचा होगा कि यहाँ हम आ जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे? क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि जी विजुलाइज किया होगा। विद यू डिड दैट हैपन, एंड देन वील स्टार्ट राइट फ्रॉम द अर्ली टाइम। मोगा से स्टार्ट करेंगे। आई कम फ्रॉम फरीदकोट, सो मेरे लिए तो बहुत वो मालवा से या पंजाब से हैं, तो वो स्टार्ट तो करेंगे जर्नी। बट आई वांट टू आस्क बिफोर वी रियली डीप डाइव इनटू योर जर्नी, डिड यू एवर थॉट कि जहाँ आप हो अब यहाँ पहुँच जाओगे? मुझे पता नहीं कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, लेकिन ये तय था कि बनना ज़रूर है। मुझे कभी भी एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं आया कि अगर नहीं कुछ होगा तो क्या करेंगे। मेरे से जब पूछते भी थे लोग, जब मेरे साथ उस समय के लोग स्ट्रगल करते थे, और आज भी जब भी कई बार मिलते हैं, तो दे रिकॉल दोज वर्ड्स, दे से कि हमें याद है कि तूने बोला था कि तू बन के छोड़ेगा, तू करेगा। बोलते सब हैं, सभी उसी लिए आते हैं शहर में, ऐसा नहीं आई वाज समथिंग डिफरेंट। बट कभी भी आई नेवर फेल्ट कि यार होगा नहीं। मुझे पता था होगा, हो सकता वक्त लगेगा, लेकिन अब आया हूँ तो बन के जाऊँगा यार। पाजी मोगा चलते हैं जी, है ना। मोगा, आपका जन्म मोगा का ही है? मेरा जन्म पटियाला का है। पटियाला का, जी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पटियाला में मेरा जन्म हुआ था, और फिर मोगा में पढ़ाई। तो आपने अर्ली बिल्कुल
फर्स्ट मेमोरीज ऑफ मोगा, यू स्टडीड देयर है ना, जी। तो इंजीनियरिंग के पहले दो, हाउ वाज द अर्ली लाइफ इन मोगा, व्हाट वर योर थॉट्स, जो आपको मेमोरी है इनिशियल डेज सब की? कुछ था इनफैक्ट। वहाँ सेक्रेड हार्ट स्कूल में मैं पढ़ा था, मेरे मॉम प्रोफेसर थे वहाँ डीएम कॉलेज के अंदर। और एक हमारा जो परिवार रहा है वो काफ़ी नोन परिवार था उस शहर का। और इनफैक्ट मेरे जो ग्रैंडफादर थे श्री विद्यार्थन सूद, वो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द मैन इन द सिटी की जो भी तकलीफ़ें होती हैं तो उनके पास आते थे, सुलझा देते थे, उनकी बात कोई टालता नहीं था। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करता था। और फिर ये ज़रूर था कि जो माँ बाप ने सिखाया नोइंगली अननोइंगली वहाँ पे, वो आज में बड़ा काम आता है। मुझे याद है कि मेरे फादर की शॉप के आगे लंगर की शबील हमेशा लगती रहती थी। हर सैटरडे संडे टाइप खाना लोगों को खिलाते रहते थे। और जब लोगों को खाना बांटते थे और मैं भी छोटा सा उनके साथ खड़े होके कभी किसी को पूरी छोले देने, कई बार कड़ा देना, तो तब लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान देखते थे पता ही नहीं चलता था कि अरे छोटी सी चीज़ तो हम लोग दे रहे हैं, इतने क्यों खुश हैं। और दूर तक वो खुश स्माइल करते हुए जाते थे कि थोड़ा और पैक कर दो मुझे मेरे पिंड के लिए। सो आज वो रियलाइज़ होता है कि जब आप किसी अनजान इंसान के लिए कुछ करते हो विदाउट एनी थॉट कि आप क्यों कर रहे हो उनके लिए, आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्पेशल थिंग एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स। How was Paji? You've of course 2007 and then 16 you lost your parents. But आपका इनिशियल टाइम में हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स? यू वर बोर्न इन द 70s है ना, बट रिलेशनशिप कैसे था पेरेंट्स का? वाज इट जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं ना माय फादर इज माय फ्रेंड, बट डिड यू हैव दैट रिलेशन, और कि बिल्कुल ही फादर सन जैसे? नहीं, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मेरे फादर तो बहुत ही एकदम चुपचाप रहने वाले बंदे थे। और कभी आज तक उन्होंने कभी डांटा ही नहीं हम लोगों को, कभी भी आज तक ऊंची आवाज़ में उन्होंने कभी बात ही नहीं की। सो ही वॉज लाइक दैट। और मॉम क्योंकि प्रोफेसर थे, टीचर थे, तो डिसिप्लिन बहुत था। और आज भी जब मैं पंजाब जाता हूँ, मोगा जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि सारा शहर ही मेरी मदर से पढ़ा हुआ है। मैं जब अब्रॉड भी जाता हूँ तो बड़े लोग मिलते हैं कि हम प्रोफेसर सरोज से पढ़े हुए हैं और आज हम यहाँ पे हैं क्योंकि हमें उन्होंने पढ़ाया सिखाया जो हम लोग शायद अपने माँ बाप से नहीं सीख पाए, वो आपके मदर से सीखा था। सो वो पेरेंट्स मेरे हीरो थे। सबके पेरेंट्स रहते हैं, पर मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि सोनू मेहनत कभी मत छोड़ना, मुकाम कितना भी हासिल बड़ा कर ले लेकिन मेहनत छोड़ना नहीं कभी भी। आज भी मेरे माँ की लिखी हुई लेटर्स हैं मेरे पास, और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ सो मुझे लगता है कि आज भी मुझसे बातें कर रही हैं। और उसके अंदर वो चिट्ठियों के अंदर लिखा रहता है कि सोनू आई एम नॉट अराउंड, आई नो दैट टुडे, बट आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम अप देयर दैट यू आर अचीविंग योर गोल्स एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो आई थिंक दे वर द वंस हु टॉट मी। और मैं हमेशा कई बार अपनी वाइफ से भी बात करता हूँ कि जो हमारे माँ बाप हमें सिखा पाए, आई विश कि हम अपने बच्चों को सिखा पाएँ, कि ऐसा ना हो हमसे कुछ कमी रह जाए एज इंडिविजुअल्स की यार जो हमें माँ बाप हमारे लिए थे हम अपने बच्चों के लिए बन पाए कि नहीं पाए। सो आई ऑलवेज वांट टू पास दैट एम्पैथी दैट दे टॉट मी टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि मैं अपने बच्चों की पास कर पाऊँ। एंड आई थिंक that's what as parents we can say we'll be successful if you're able to pass that back into भर आती है सर? नहीं, I would say डैड की बात होती है yeah, आपके इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं, आप उनकी कहानियाँ, उनकी लेटर्स। सर कैन वी डेडिकेट दिस पॉडकास्ट टू योर of course मम्मी पापा के लिए उनके लिए करते हैं ना। हम आपकी रील्स देखते हैं, उसमें आप उनकी चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है कई बार उनकी बात करते हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है सर कि आज ना हम यंगस्टर्स, आई एम 90 बॉर्न, 1990, हम दूर दूर अपने घर से काम कर रहे हैं। मुंबई शहर में सर इतने लोग ऐसे हैं, एक्टिंग लाइन को छोड़ के भी कितने लोग अपने यहाँ पे सपने पूरे करने आते हैं, अपने माँ बाप से दूर हैं। इस रूम में इतने लोग हैं सर जो कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट आई जस्ट फेल्ट सर कि अपने पेरेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं सर, हम ना थोड़ा कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ साल में एक बार मिल रहे हैं, 2 बार मिल रहे हैं। सो आई थिंक यू आर द सॉर्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द, बिकॉज जब वो चले जाते हैं ना सर फिर रियलाइज़ होता है कि व्हाट वीव सॉर्ट ऑफ लॉस्ट। वी वर ब्लेस्ड कि उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था।
इंस्टाग्राम्स नहीं थे, फेसबुक नहीं था, ये रील्स वील्स नहीं थे, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं था. सो वी हैड आवर पेरेंट्स विद अस बात करने के लिए, हमारे भाई बहन रहते थे हमारे पास बात करने के लिए. और फिर जब इंस्टाग्राम के रूप में, फेसबुक और सोशल मीडिया के रूप में दोस्त बनने शुरू हुए, तो जो अपने लोग थे वो दूर होने शुरू हो गए. कि आप बैठे तो एक ही कमरे में होते हैं लेकिन अपने फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं किसी और से जिसको आप जानते नहीं. आप किसी को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप कभी ज़िंदगी में मिलेंगे नहीं. आप उस लाइक का इंतज़ार कर रहे रहते हैं जिसको आप कभी जानते नहीं और उसको आपसे कोई लेना देना नहीं. पर जो आपकी बगल में बैठा है, जो आपकी माँ है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, तो शायद वो कभी आपके पास वो समय बिता ही नहीं पाएंगे जो उनको बिताना चाहिए था. सो आई फील ब्लेस्ड कि हम उस जनरेशन से हैं. एंड आई विश कि आजकल की जनरेशन जो सोशल मीडिया को अपना दोस्त मान चुकी है, दूसरों को प्लीज़ करने में अपनी सोच मान चुकी है, एंड आई विश कि उनकी इंट्रोडक्शन एक ऐसे रिश्ते से हो जिसे माँ बाप कहते हैं, जो कभी वापस कभी नहीं आते अगर चले जाएं. सो मैं हमेशा जब भी जाता हूँ मैं सबको ही बोलता हूँ कि हम मेहनत करते हैं बिज़ी होने के लिए, पर इतने बिज़ी कभी मत हो जाएं कि हमारे माँ बाप हमारे अपने ही दूर होने शुरू हो जाएं. सो आई फील कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलें कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं. भाजी अपना हमारी बात लास्ट 2-3 साल से हो रही है. आपका एक पंजाब, सिंस वी आर एट द मोगा अभी है ना सेगमेंट, सो आपका यू कीप कमिंग टू पंजाब, सो आपका रिलेशनशिप विद पंजाब क्या कैसा है आज, कैसा है रिलेशन? बिकॉज यू ऑलवेज वांटिंग टू गो कम बैक टू मोगा, आपके जो रूट्स हैं, तो आपका जो प्यार पंजाब के साथ कैसा है? मेरा बहुत एक अलग ही तरह का लगाव है. मैं इनफैक्ट जो फतेह मेरी फिल्म में जो कर रहा हूँ उसकी शुरुआत भी मैंने पंजाब से शुरू की थी. मैं जब पंजाब जाता हूँ वहाँ की टूटी सड़कें भी तकलीफ़ नहीं देती. मैं गांव के अंदर बहुत घूमा हूँ पंजाब के. बहुत दुख भी होता है मुझे देख के वहाँ पे जो हालात हैं. नई जनरेशन कई बार हमारे पास आती है कि सोनपा जी यहाँ पे हमें निकाल दो यहाँ से, हमें रहना है. सो वेरी हार्ड वर्किंग बॉयज़, पर उनको कुछ है ही नहीं करने को. सो आई ऑलवेज फील एंड आई विश कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ अपने पंजाब के लिए. मैं अभी भी करने की कोशिश करता रहता हूँ टू माई बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़. हम लोग बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, बाहर भी भेजते हैं पढ़ने के लिए. इलाज तो हम लोग करवा ही पाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक सेल्फ डिपेंडेंस जो होनी चाहिए उन लोगों की फैमिलीज़ के अपने आप के ऊपर, वो अभी भी बहुत मिसिंग है. लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या जाना है. बस ऐसे ही लाइफ की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है. ऐसे ही लोग आते हैं बेचारे, छोटी सी कुछ बीमारी होती है, मर जाते हैं. कोई उनके पास इलाज नहीं है करवाने के, या तो पैसे नहीं है, या तो फिर उनको पता ही नहीं है, या रिसोर्सेस ही नहीं है. सो मैं सोचता हूँ कि कितनी इंसान की वैल्यू ही नहीं है लाइफ की. तो आई विश कि पंजाब में वैसा हो पाए, और पीपल शुड कम फॉरवर्ड, और सरकारें जो भी हों कुछ ऐसा करें कि जो हमारा पंजाब, जिसके बारे में लोग एक परसेप्शन बना के बैठे हैं कि रंगला पंजाब, सोने दी चिड़िया है पंजाब, साडे देश दी. लोग हैं वैसे, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं. मैं सर, हम छोटा सा इनिशिएटिव मैं आपसे शेयर करूँगा. हमने सर जब ये ऑर्गेनाइजेशन, हम मोहाली में हमारा हेडक्वार्टर्स है, और आज हम इंडिया की टॉप 5 सोलर कंपनीज़ में नाम आता है. लास्ट 5 साल से सर, लास्ट 5 से 6 साल, या ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए, इतने लोग आते हैं ना, जैसे ग्लोबली वेरेवर आई गो, बोलते हैं अच्छा आपका ऑफिस दिल्ली या बॉम्बे में कहाँ पे है. लाइक इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. तो मैंने कहा नहीं जी, मोहाली में हमारा हेडक्वार्टर्स है. कहते हैं अच्छा. एंड फिर दूसरा होता है अच्छा फिर आप कब खोल रहे हो दिल्ली में ऑफिस? मैंने कहा क्यों खोलना यार? मैं कहा मेरा हेडक्वार्टर्स, हम पूरी इंडिया में काम कर रहे हैं, हेडक्वार्टर्स इधर रहेगा, मेरी जवाबदारी इधर है, मेरी स्कूलिंग, मेरी इंजीनियरिंग सारी इधर हुई है, एंड हम चाहते हैं 1000-2000 जितने भी हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं यहाँ देंगे ना पूरी दुनिया. मेरे हमेशा मैं उनको एनालॉजी देता हूँ. मैंने कहा यार अगर टाटा जमशेदपुर बना दिया एक तरीके से, रिलायंस अगर जामनगर कर लिया, तो हमारी जवाबदारी जो हटेक हम बिल्ड करें यहाँ क्यों नहीं है? एंड हम ये छोटा सा इनिशिएटिव कर रहे हैं. मैं बहुत क्लियर हूँ यार, जितना मर्जी प्रेशर डल जाए, यहाँ हेडक्वार्टर करना और पूरी इंडिया में से लोग काम करें, बट मेरी जवाब
जवाबदारी तो है ना सर, अपने देश के लिए जवाबदारी, अपनी स्टेट के लिए, अपनी शहर के लिए, ताकि वो जो वहाँ रोज़गार हम पैदा कर सकें. सो आई ऑल्सो हैव द सिमिलर फीलिंग सर कि अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बिफोर यू जज एनीवन, हम अपना कॉन्ट्रीब्यूट तो करें. एंड सेम आप कर रहे हैं सर पूरे Yeah. पंजाब में, हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल एंड हाउ यू नो, बिकॉज मैं चाहता था मैं पंजाब के बारे में बात करना. सर, mother professor, and you know she's had a very deep impact in your life. Naturally academician है, कितने लोग पढ़े हुए हैं, तो did that engineering happen because of her? बिकॉज इंडिया में कई लोग पहले इंजीनियर डॉक्टर बनते फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है. तो आप कौन सी टाइप ऑफ इंजीनियर हैं कि आपको प्रेशर था मम्मी से, पापा से, कि प्रेशर नहीं था मुझे जैसे आपने बोला कि दो ही प्रोफेशन होते थे, या तो इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना. उस समय उतना कुछ पता नहीं था. और मदर ने देखा कि ये मैथ्स वगैरह में अच्छा है तो इंजीनियर बन जाएगा. मेरी सिस्टर को डॉक्टर बनना था. एंड उन्होंने एक सपना दिखाया और फिर मैं चल पड़ा. मैंने कभी नहीं पूछा कि क्यों बनना है या नहीं बनना. सो दिस इज़ आई मीन इन माई स्कूल डेज, जब मैं 10th 11th किया तो उस समय आप मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है, तो नॉन मेडिकल लिया तो मतलब इंजीनियर बनने जाएगा. तो 11th 12th मैंने वहीं से की, कॉलेज से. सो मदर ने बताया तो सीख लिया, पता लगा यही बनना है. फिर जब बनने भी गए, पर कभी भी उन्होंने ऐसा फोर्स नहीं किया. उन्होंने ये बोला कि सोनू, ज़िंदगी में कर तू जो मर्जी, लेकिन पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है. अगर तू एजुकेटेड रहेगा तो ज़िंदगी में किसी भी तो प्रोफेशन में रहेगा, दैट विल हेल्प यू सर्वाइव. सो वो तो तय था कि पढ़ाई करनी है, उसके बिना कोई. सो मॉम वाज द ड्राइविंग फोर्स. शी वाज द ड्राइविंग फोर्स. उन्होंने बोला कि वो एक्सक्यूज़ नहीं है कि तू बोले कि तेरे फादर की शॉप है या इधर शोरूम खोलेगा, इधर बिजनेस कर लेगा. और हमारे फैमिली में हमारे जितने चाचे ताए वगैरह थोड़े से कम पढ़ाई वाले थे. उनका था कि चल भैया होगी 10th 12th होगी, चल भैया शॉप में आ जा, बिजनेस में आ जा, ये हो जा. तो वो एक चलन चला हुआ था. तो मेरे मदर जब उस परिवार में आए तो मोगा से बिलोंग करते थे? नहीं, वो एक्चुअली बरनाला से थे. अच्छा, बरनाला से. हाँ, पटियाला में मेरे नान के थे. तो वो पूरे पढ़ाई करने वाले उस फैमिली से थे. उन्होंने बोला एक चीज़ कि बेटा तू कर कुछ भी, लेकिन पढ़ाई के बारे में कोई एक्सक्यूज़ नहीं, पढ़ाई तो करनी है. तो वो एक माइंड में एक डायरेक्शन मिला हुआ था कि ये तो करना ही करना है. एंड व्हिच ईयर डिड इंजीनियरिंग हैपन, लाइक व्हिच? 95 आपने नागपुर है. एंड नागपुर जब हुआ आपका, आप तो पहले नहीं गए थे ना कभी मोगा से? मैं नागपुर नहीं गया था उस समय ना. पंजाब के थोड़े हालात ख़राब थे जब यू नो आफ्टर 84 थोड़े से 88 89 में थोड़े से हालात ख़राब थे. कुछ इंसिडेंट्स मोगा में भी हुई. सो ये तय था कि ये बाहर निकल के करे तो पंजाब से बाहर ही करना. हाँ, पंजाब से बाहर करनी है. और उस समय कुछ लोग नागपुर गए हुए थे मोगा के. तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरे फादर के जो दोस्त थे उनके बच्चे वगैरह पढ़ने गए हुए थे. तो उन्होंने बोला कि इट्स अ ग्रेट प्लेस. फिर हम लोग विजिट किए, कॉलेजेस अच्छे लगे. देन आई गॉट देयर. So 95 you landed to 95 96 नागपुर पहुंचे? नहीं, मैं पहुंचा था 91 92 के अंदर. तो 91 96 तो 91 92 हमारी टीम बोलती है कि मैम को भी अब उधर मिले जो आपकी वाइफ आज हैं. तो वो तो मेरे को वो वाला सेगमेंट बताओ, बिकॉज आपने कभी इतना खुल के नहीं बताया उनके बारे में. तो उनको कहाँ मिले? आपके क्लासमेट थे वो? नहीं, क्लासमेट नहीं थे. मैं इनफैक्ट जब कॉलेज में था तो 2nd 3rd ईयर में थे, तो वहाँ पे एक लोकल फैशन शो वगैरह जैसे होते हैं वो हो रहा था. तो मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई. मैं भी ऐसे मॉडल गया था. तो जो सोनाली थी वो भी ऐसे मॉडल ही वहाँ थी. ना हमने कभी मॉडलिंग की थी ना उसने की थी. तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था. सो वहाँ हमारी दोस्ती ही, फ्रेंड्स फॉर मैनी मंथ्स. देन व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग, देन वी थॉट कि लाइफ में जब भी किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, सो आई थिंक we'll love to spend the rest of our lives together. And then after I finished my engineering and I came to Bombay, I struggled. So we waited for the moment to happen, and I think she was always there as a pillar of support कि नहीं करते रहे. नहीं तो अक्सर कई बार जब पढ़ाई खत्म हो जाती है आप अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं और यू गेट इनटू प्रोफेशन विच इज़ लिटिल इनसिक्योर कि भैया पता नहीं कब बनेंगे. इट्स नॉट कि आपने 4 साल में इंजीनियरिंग की तो आप इंजीनियर बन के निकलेंगे, या आपने MBBS किया 5-6 साल में आप डॉक्टर बन जाएंगे. इसका तो पता ही नहीं है कि आप 10 साल भी लग सकते हैं और कभी भी नहीं बन सकते हैं. सो आप जब उस इनसिक्योर दुनिया के अंदर जाते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ की गारंटी नहीं और जहाँ पे सक्सेस रेशियो 1 in a billion टाइप्स वैसा होता है, तो फिर भी एक विश्वास बना रहना वॉज इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक दैट गेव मी ऑल्सो द कॉन्फिडेंस दैट आई विल मेक इट हैपन.
एंड मैम वाज फ्रॉम तेलुगु है ना? या शी इज अ तेलुगुआइट या हाँ, मैं पहली बार जब आंध्रा में हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मुझे मैंने 2-3 शब्द सीख लिए थे, चपंडी। Yeah. तो मुझे किसने, हम खाना खा रहे थे, मुझे कहते हैं यार पप्पू खाओगे? पप्पू पंजाब में तो बच्चे Yeah. को बोला जाता है, वहाँ Yeah. दाल को बोला जाता है। Yeah. तो ये एवर थॉट द पंजाब एंड तेलुगु कमिंग टुगेदर, एंड व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स व्हाट वर देयर रिएक्शन? They were fine, I think. मेरा साउथ इंडियन कनेक्शन शुरू से ही रहा। जब मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, सेक्रेड हार्ट स्कूल, दैट वाज रन बाय Tamilians. I started my journey in South in a Tamil movie. I did very well in Telugu cinema. जो मुझे प्यार एक्चुअली साउथ से मिला है, वो मैं कहूँगा नॉर्थ से भी ज़्यादा मिला है, क्योंकि उन्होंने मतलब भगवान मानना शुरू कर दिया आपको, जब आए। एंड ऑल द टॉप स्टार्स जिनके साथ मैंने फिल्म्स की, दे ऑलवेज फेल्ट कि सोनू, आई थिंक यू आर द ओनली नॉर्थ इंडियन एक्टर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा हु हैज़ बीन लव्ड बाय पीपल सो मच, जहाँ पे दे फील दैट यू बिलोंग टू देम। वो बहुत रेयर होता है। आप यहाँ पे कामयाब होते हो, बिजी हो जाते हो एज एन एक्टर, फिल्में ही बहुत करते हो, पैसा भी कमाते हो, जो भी करते हो, लेकिन आप हमेशा एक कामयाब नॉर्थ इंडियन एक्टर रहते हो। बट विद योर केस, विद सोनू सूद, वॉज ये हमारा बंदा है, ये यहीं का है। सो वो एक हुआ। कोविड के बाद तो खैर उससे भी ज़्यादा वहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ, बट मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं साउथ में फिल्म कर रहा हूँ। इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इनफैक्ट आई लेफ्ट मैनी बॉलीवुड फिल्म्स फॉर माई साउथ फिल्म्स। मैंने ना सर, जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमने ना पूरा सेगमेंट मैंने तमिल और तेलुगु को डेडिकेट, बिकॉज मैं ना बहुत फैसिनेटेड हूँ। तो उससे पहले ना जो पंजाबी जैसी कहते हैं ना, एक चुल, मेरे को ना अभी वो चुल ढूंढनी है सर, रूट कॉज ढूंढना है। कि आपने मॉडलिंग तो बोल दी कि आपने मेट योर वाइफ ड्यूरिंग मॉडलिंग, बट ये मॉडलिंग का चुल कहाँ से आया? पहले तो वो वर देयर एनी इंस्पिरेशंस व्हाइल यू वर ग्रोइंग इन पंजाब की? कोई एक्टर या कोई म्यूजिशियन या कोई बहुत पसंद था? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक बंदे के अंदर कहीं ना कहीं एक्टर छिपा होता है, वो छिपा के रखते हैं। जब आप शीशे के सामने खड़े होके बाल सेट करते हो या तैयार होके जाते हो ना कहीं आपका एक्टर होता है जो करवा रहा होता है आपसे। लेकिन आप फिर अपने दुकान पे चले जाते हो या अपने बिजनेस में चले जाते हो या अपने ऑफिस में काम संभालना शुरू करते हो, और एक्टर कहीं ना कहीं वो बैक सीट ले लेता है। फिर जब आप उस एक्टर को चिमटी काटते हो कि बॉस तेरे अंदर है कुछ, तो फिर वो ऑफिस छोड़ के कहीं स्ट्रगल करने निकलता है। सो मुझे लगता है ऐसा ही सब में था, और ऐसा भी शायद मेरे में था। बचपन की अगर मैं फोटोग्राफ देखूँ तो एक्टिंग खेलते थे, और सब लोग खेलते हैं। ये कभी गन्स पकड़ के भी पीछे दौड़ते थे। और फिर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली जाऊंगा और स्ट्रगल करूंगा मुंबई में। उतनी हिम्मत भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी। और फिर जब मुझे आज भी याद है कि मैं क्योंकि टॉल था, थोड़ा सा एक्टर टाइप दिखता होऊंगा शायद, तो उस समय जब मैं एक अपनी क्लास फिनिश करके निकला, तो एक लड़का है वहाँ पे नागपुर का, दिनेश मिश्रा नाम था उसका, तो बाहर वेट कर रहा था। तो बोला कि यार मैं कुछ ऐसा फैशन शो कर रहा हूँ, तुम करोगे? तो मैंने बोला कि हाँ करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। सो उसने बुलाया, तो ऐसे जो मतलब ठीक ठाक दिखने वाले लड़कियाँ होंगे तो उनको बुला के 20-25-30 मॉडल्स का ग्रुप बना था। थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज? इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। दिस इज 93? या 92-93 या। So that was the first. ऐसे कोई while growing up in school वगैरह वैसे कुछ नहीं था? You participated in any? नहीं, वो स्कूल कॉलेज में वाले में तो करते रहते हैं हम लोग, बट सारे ही करते हैं वहाँ पे। आउट ऑफ कंपल्शन भी करते हैं, समटाइम्स यू एंजॉय आल्सो, सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक जैसा हम लोग एक कॉलेज का लेक्चर अटेंड करते हैं, वैसा होता है कि ये स्कूल का एक ये फंक्शन है, तो इतने लोग ये परफॉर्म करेंगे, तो सब लोग करने लग जाते हैं। सो आई फील वही था। बट व्हेन आई थॉट कि मेरे को करना है, और इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में ही था, सो आई हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस ग्रेवियरा मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट। मैंने ऐसे ही भेज दी फोटोग्राफ्स, वहाँ सिलेक्शन हो गया अभी पार्टिसिपेट भी किया, आई वाज अमंग द टॉप 5। देन आई थॉट कि नहीं, अभी प्रोफेशनली मैं 2-3 साल अपनी लाइफ के दूंगा इस लाइन। दिस इज लाइक 94-95 है ना? दिस वाज 95 करेक्ट। हाँ, सो इंजीनियरिंग तो 95 में खत्म हुई, एंड यू गॉट मैरिड 99-96? 99-2000 है ना? तो 95 इंजीनियरिंग खत्म हुई, 95 है ना? तो अभी अंकल ये नहीं कह रहे थे कि सोनू कब आ रहा है दुकान संभालने? पापा ने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला, मैंने उनको, दे ऑल्सो वेरी प्राउड। जब न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपता था, मेरे फादर ने सारे न्यूज़पेपर संभाल के रखे होते। कोई मैगजीन में छपता था छोटा मोटा आर्टिकल, वो भी संभाल के रखते थे। तो ही यूज्ड टू फील वेरी प्राउड। जब दुकान पे लोग भी आते थे, तो उन्होंने पूरा एक नीचे बंच रखा होता था, वो धीरे धीरे बंच बढ़ता गया। और इनफैक्ट जब ही उन्होंने आना कि अरे दिखाता हूँ, लाए न्यूज़पेपर, देख सोनू की फ़ोटो आई है, देखिए मैगजीन में आया। तो पीपल जो उनके गाँव के जितने हमारे कस्टमर वगैरह थे मिलने आते, दे यूज्ड टू फील, पड़े यार मुंडा थोड़ा कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। सो ही फेल्ट वेरी प्राउड। और
इनफैक्ट जब बने भी तभी भी पापा ने तो सारी न्यूज़पेपर सारे संभाल के रखे हैं. आई स्टिल रिमेंबर द लास्ट डे व्हेन आई वाज विद माय डैड, तो उनकी एक गोदरेज की अलमारी हमारी कमरे में पड़ी थी, उसके ऊपर खूब सारे वो पेपर रखे हुए थे. सो जो पेपर वो पड़े थे मेरे को विजुअली बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे. अलग से एक पेपर पड़े हुए हैं उनके कबर्ड में, तो मैंने बोला कि पेपर उठा के उसको अंदर रख देता हूँ. तो मैंने वो न्यूज़पेपर उठाए तो पापा ऐसे मेरे को देख रहे थे, किधर लेके आ रहा पेपर उठा के रखे हुए. तो पापा कहते ये किधर लेके आ रहे तो मैं, पापा इधर रख देते हैं, अच्छे नहीं लग रहे. नहीं तो इधर उधर मत रख देना, तो इधर सामने रख दे, संभाल के रखो उसको जरा थोड़ा. सो वो पेपर मैंने रख दिए वहाँ पे, संभाल के रख दिए. सो उनको वो इतनी उनके प्रेशियस थे वो छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने, मतलब छोटा सा भी एक न्यूज़पेपर में लिखना तो उन्होंने उसको संभाल के रख लेना कि उसकी सोनू की एक आर्टिकल आया हुआ है. तो आज भी वो रखे हुए हैं मैंने पंजाब के अंदर 2. मैं इधर तो नहीं कभी कलेक्ट करता, पर वो क्योंकि पापा की बड़ी प्राइस्ड पोजेशन थी तो वो अभी भी सारे संभाल के रखे हुए हैं. सो आई थिंक उनको कहीं ना कहीं था कि ये कर लेगा लड़का, और फिर आई थिंक हो गया. और ये जो फेमस जो आपने जो ट्रेन ली, वो नागपुर से बॉम्बे ली थी ट्रेन आपने? मैंने वो दिल्ली से बॉम्बे ली थी. ये किस ईयर में? 1996 97? या अच्छा, उससे पहले बॉम्बे पहुंचने से पहले मुझे पहले नागराज कॉमिक्स का बताओ क्या चक्कर है. हमने देखी वो एड भी देखी हमने. पहले बताओ हाउ डिड नागराज कॉमिक्स हैपन, मेरे को बात करनी है उस पे. तो क्योंकि नागपुर दिल्ली में शुरुआत की, तो मॉडलिंग शॉडलिंग करते थे. तो वहाँ जो दिस इज 96, वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर योर इंजीनियरिंग हैज फिनिश्ड, यू कम टू दिल्ली. दिस इज इन 96. तो फैशन शोज़ वगैरह तो करते रहते थे, जो छोटे छोटे शोज़ हो गए या कुछ हो गए, छोटे नहीं, इनफैक्ट वहाँ के बड़े शोज़ थे, सब बड़े डिज़ाइनर्स, कोई जे वाला, रोहित बाल, इन सब के मैंने शोज़ कर रहे थे. कोई टॉल था तो शोज़ मिलते थे. तो उसमें कई बार ऐसी एड वेड की भी ऑफ़र आई थी. तो ये नागराज कॉमिक्स की भी एड की ऑफ़र आई थी. तो उस समय तो था कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा विच विल शो समथिंग इन मोशन. हम तो फोटोग्राफी खींचते रहे कुछ है. और इनफैक्ट उससे पहले जब मैं दिल्ली आया ही था तो मुझे याद है कि फ़र्स्ट एक ऐड मिली थी, कुछ सेरेमिक टाइल्स वगैरह का कुछ ऐड था. और उस समय दिल्ली में आई फ्लू बड़ा फैला हुआ था. तो हम लोग कनाट प्लेस तरफ, जनपद की तरफ घूमते रहते थे. तो अगले दिन मेरा शूट था मॉर्निंग में. मुझे आई रिमेंबर कि 3500 रुपीज़ मुझे उस ऐड के मिले थे, फोटोग्राफ खींचना था उसका. तो जैसे दोपहर होने लगी तो मेरी आँख जो थी वो थोड़ी दर्द होनी शुरू हुई. तो सबके फ्लू थे, सबकी आंखें बड़ी बड़ी होकर घूम रहे थे सारे दिल्ली में. तो मेरे साथ लड़का, मैं क्या यार बॉस लगता है ना हो गया इनफैक्ट. तो मैंने वहाँ पे दिल्ली के अंदर, अगर आपको याद होगा, पहले वो पानी वाली एक छोटी छोटी रेडी लगती थी जिसमें वो ऐसे पंप मारते थे, पानी का ग्लास निकाल के देते थे. 25 पैसे का पानी मिलता था उस समय. तो मैंने खूब 10 15 20 ग्लास खरीदे, फटाफट पानी के अंदर छींटे मारी. मैं कह रही अगर हो गया तो कल तो शूट है, होगा कहाँ से, तो ठीक हो जाए. पर बाय द इवनिंग वो पूरा ख़राब होनी शुरू हो गया. मैं कब देखते हैं सुबह क्या होगा. जब सुबह उठा तो मेरी आंख ना खुले, एकदम आंख पूरी बंद ऐसे पड़ी हुई है, सूजी हुई आंख. और मेरा शूट है 9 साढ़े 9. तो मैं क्या, तो ज़िंदगी की जो शुरुआत हो रही है फर्स्ट डे ही बंद हो जाएगी कि पहला एक काम मिला है और बोलेंगे बेटा जा तेरे को चेंज कर दे. पर मैंने ना बताया नहीं उनको फोटोग्राफर वगैरह कोई. मैं क्या जाएंगे तो इधर से चेंज करेंगे कि वापस मत आ. तो मैं ऐसे ही डरता डरता चश्मा पहन के चले गया. तो मैंने बोला कि आई एम सॉरी कि पता नहीं चला कि मेरे को आई फ्लू वगैरह हो गया है. और मैंने जब सुबह उठा तो मेरी ये हालत थी. तो सारे फोटोग्राफर जो थे ब्रांड वगैरह वाले कोने में चले गए, बातचीत करने लगे. तो मैं इस कोने में बैठा हूँ आराम से, मैं देख रहे, कहेंगे बेटा जा तू यहाँ से, तो अभी होगा नहीं. तो दे स्टार्टेड डिस्कशन, क्या करें इसको, क्या करें ऐसा. तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि बॉस आज करियर की शुरुआत है और आज ही थैंक यू बोलने वाले हैं पक्का, ये तो साइन अच्छा नहीं है. फिर उन्होंने बोला फोटोग्राफर, नहीं चलो वील मैनेज, कुछ करते हैं हम लोग, पोस्ट में करेंगे. तो एक ऐसे लॉन टेनिस खेलने का शॉट था, तो कैमरा ऊपर था. तो जैसे मैं लॉन टेनिस खेल रहा हूँ और एक उन्होंने जो भी पिक्चर क्लिक किया था, वील मैनेज इन द पोस्ट, थोड़ी आँख वाँख ठीक कर लेंगे उसको. तो वो आज भी अगर कहीं ऐड देखोगे तो उसके अंदर पूरी आँख, मतलब से कुछ निकल रहा है, आँख फ्लू हुआ है, आँख लाल, कुछ भी उन्होंने जो पोस्ट में संभाला. बट आई थिंक दैट फर्स्ट जो साइन था वो था कि हाँ चलो भैया टिक मार्क हो गया, ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है. और वैसे ही जब नागराज वाली कॉमिक्स वाली आई तो था कि यार ये तो ऐड है भैया, मूविंग ऐड है. उन्होंने पूरा रात भर हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे दिल्ली में. तो ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं देश की जैसे बहुत बड़ी पिक्चर शूट कर रहा हूँ. शूट भी हो गई, बन भी गई. और फिर जब तक वो रिलीज़ हुई और हुआ तो 6-8 महीने में, वो 4-6 महीने के अंदर मैं थोड़ा और पॉपुलर हो गया.
तो मेरे लिए था कि यार एक लोग सारे हंसेंगे, नागराज कॉमिक्स कर रहे थे। खैर फिर मैं बॉम्बे आ गया, बॉम्बे में थोड़ा सा और नाम हो गया, एक आध साउथ की पिक्चर कर लिया। फिर मैं एक बार दिल्ली में, मेरी जो सिस्टर है अमेरिका वाली, वो दिल्ली में लाजपत नगर में मैरिड थी, तो हम लोग वो US से आई हुई थी, हम लोग लाजपत नगर में घूम रहे थे। लाजपत नगर में कॉमिक्स के ढेर लगा के लोग बैठे रहते थे बेचने, तो उसके अंदर सबसे ऊपर नागराज कॉमिक्स की कॉमिक पड़ी हुई थी। तो बोला कि अरे सर नागराज कॉमिक्स, नागराज तो मेरी सिस्टर कहती कौन नागराज क्या? तो मैं क्या, मैंने किया था ऐड, तो हमने नागराज कॉमिक्स उठाई। तो उस कॉमिक के अंदर वाले जो इनसाइड कवर होता है उसमें एक्चुअल मेरी फोटोग्राफ और शूटगार वाली फोटोग्राफ थी। तो मेरी सिस्टर कहती लेट्स बाय दिस, है ना, इट विल बी गुड मेमोरी। मैं खबरदार अगर तूने देखा इसको रहने देते, मजाक उड़ाई के बाद में। तो मैंने वो खरीदी नहीं तब, बट आई थिंक दिस इज हाउ दैट जर्नी स्टार्टेड। और फिर उसके बाद हवाई जहाज में आपकी फोटो लगती है जी, अनबिलीवेबल है। जो आपने कॉमिक उठाई नहीं कि इसको लेना नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद एयरप्लेन्स हैव योर पिक्चर ड्यूरिंग कोविड, अनबिलीवेबल। भाई फिर बॉम्बे कब पहुंचे, मतलब कौन से ईयर में बॉम्बे पहुंचे अनरिजर्व टिकट लेके अपने? तो मैं दिल्ली में पैसे इकट्ठे कर रहा था कि यार करना है, जाना बॉम्बे ही है। अल्टीमेट था कि पहले ये था कि एक साल दिल्ली में 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाएं ताकि बॉम्बे में 4-6 महीने सर्वाइव कर पाऊँ, कि अगर काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में जाके। सो पैसे इकट्ठे नहीं होते थे, आते खर्च होते, आते खर्च। और एक माइंड में ये था कि पेरेंट्स से नहीं मदद मांगनी, पेरेंट्स कहेंगे यार अब अकेले लेवल पे कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, तो मांगनी नहीं है, जबकि पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। जब पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे थे तो एक मेरे दोस्त लोग, हम लोग बैठे हुए साउथ में, कहते यार तू तेरा टाइम निकली यार, तो बॉम्बे जा। तो मैं क्या यार हाँ थोड़े पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तो बोला कितने हुए? मैं क्या 5,500 रुपये हैं मेरे पास। क्या चल जाए यार, देखी जाएगा। मैं क्या अच्छा। तो फिर मैंने मतलब वैसे रैंडम दोपहर को कॉल लिया, मैंने बोला कि बाइक थी मेरे पास हीरो होंडा उस समय, तो मैंने जाके स्टेशन पे गया, तो वहाँ पे पकड़ा वो TTVT को, तो मैं बाइक बुक कराई। मैं क्या बॉम्बे भेजनी है तो आप भिजवाइए। बुक करवाने के बाद मैंने उसी ट्रेन के अंदर, रिजर्वेशन था नहीं मेरा, लास्ट मिनट मिलता नहीं है, तो मैं चढ़ गया और बॉम्बे पहुंच गया। मतलब ये 6 घंटे के अंदर अंदर, सुबह 10-11 बजे बात हुई होगी, शाम को 6-7 बजे मैं ट्रेन पे चढ़ा। मैंने बोला कि अभी जाना है और कुछ ना कुछ करके आना। दिस इज 1997। तो बॉम्बे पहली मेमोरी क्या? जब बॉम्बे बैठे हैं, जू बैठे हैं, पहली मेमोरी बॉम्बे कहाँ पहुंचे थे, कौन से स्टेशन? तो बॉम्बे में जब मैं, रिजर्वेशन तो थी नहीं, आपको पता है कि जब आप रिजर्वेशन नहीं होती तो आप किसी बर्थ के कॉर्नर में तो सेटिंग तो की होगी, सेटिंग है, बैठे आप पहले तो सारा दिन स्माइल करते रहते उस बंदे के पास जिसके पास रिजर्वेशन होती, कि भाई शाम को बोले ना बेटा अभी जाओ आप देखो कहाँ पे। तो उसके बैठा कॉर्नर में, तो सारी रात तो बैठा ही रहा। सुबह 3:30-4 बजे जब बॉम्बे आने वाला था सुबह, तो एक बंदा वहाँ बैठा कॉर्नर में मेरे को देख रहा था कि ये बैठा, तो उसने देखा कि ये थोड़ा एक्टर टाइप लड़का लगता है, पक्का एक्टिंग करने जा रहा है। तो मैंने पूछा क्या करने जा रहे हैं आप? तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ही थोड़ा एक्टिंग ट्राई करने जा रहा हूँ। तो कहता कुछ नहीं होगा। तो मैं कुछ नहीं होगा क्यों, मतलब? कहता देखो सर मैं भी 5 साल हो गए मेरे को धक्के खाते हुए, अभी मैं जा रहा हूँ अपना सामान वापस लेने के लिए। दिस इज इन द ट्रेन, दिल्ली मुंबई की जो ट्रेन है, दिल्ली मुंबई की ट्रेन है, हाँ। तो बोला कि यार मैं तो जा रहा हूँ अपना सामान वापस लेने के लिए, तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, इधर कोई पहचान के ना कुछ नहीं होता, तू चले जा वापस। तो मैं क्या यार, ये तो अभी मतलब शुरुआत ही नहीं हुई, बॉम्बे लैंड ही नहीं किया, तो पहले ये तो वापस भेजने के चक्कर में। तो मैं क्या नहीं हो जाएगा, थोड़ा देखते हैं। कहते नहीं ये मेरे को हो गए 5 साल हो गए, कोई यहाँ बात भी नहीं करता, कोई शक्ल भी नहीं देखता, टाइम मत वेस्ट करो, आप जाओ वापस। तो मैं क्या अच्छा देखता हूँ मैं। तो मेरे ये लगा कि ये थोड़ी सी मुश्किल दुनिया तो है, और उसने पूरा डीमोटिवेट कर दिया था मेरे को कि भैया ये मेरा मकसद था कि वहीं से स्टेशन से ही वापस जाए। उसने इतना मेरे को वार्म अप कर दिया इस काम के लिए। मैं कि नहीं यार जाऊँगा। खैर मैं उतरा, और मुझे एरिया कोई पहचान तो थी नहीं कि अंधेरी उतरना है कि बैंड्रा उतरना है कि कौन सी जगह बोरीवली उतरना है। तो बोले कि यार मैं खैर बैंड्रा उतरा, बैंड्रा बड़ा सुना हुआ नाम था उस समय। तो जहाँ पे बैंड्रा जब पहुँचा तो मैंने 5-7 ना दिल्ली के जो दोस्त थे उनसे लेटर्स लिखवाई थी, जो बॉम्बे में जान पहचान वाले लोग थे, कुछ एक्टर्स थे। मुझे याद है कि उन जो एक्टर्स की लिखी, तो मैंने उनसे लेटर लिखाई कि प्लीज़ वी नो सोनू सूद, इज़ अ गुड गाय एंड ऑल, प्लीज़ मीट हिम, व्हाट्सएप थे नहीं लेटर्स। तो मैं उनके घर पे फ़ोन करूँ तो बंदा उठाए, वो कहते नहीं साहब तो शूटिंग के लिए गए हैं, तो ये गए हैं वो गए हैं, तो ऐसा मैं कहे तो यार हो ही नहीं रहा काम। और फिर मैंने एक पेइंग गेस्ट की जगह ढूंढी वहाँ पे, जहाँ पे 5-6 लड़के रहते थे। तो वहाँ से
मैं कौन सी बैंड्रा में थी? नहीं, ये बैंड्रा मुझे 2 दिन एक जगह पे मैंने कहीं से जुगाड़ किया था, किसी ने बोला था कि 2 दिन तू रुक सकता है वहाँ पे, और फिर मैं बोले कि बैंड्रा बहुत महंगा है बॉस, यहाँ पे तो 80,000 रुपये भाड़ा है और 4-5 लाख रुपए डिपॉजिट लेंगे। मैं कहे तो गड़बड़ी वाला काम होगा। कहते आप अंधेरी मलाड उस तरफ जाओ। फिर मैं अंधेरी पहुँचा, तो पहुँचते पहुँचते एक जगह मुझे बोला कि यहाँ पे कुछ एक्टर टाइप लड़के रहते हैं, आप जाओ। तो मैं अंदर गया, तो मुझे लगता है कि छोटा सा एक 1 बेडरूम हॉल किचन का था, और एक लाल कलर का कारपेट बिछा हुआ था जो बारिशों में पूरा भीगा हुआ है एकदम, और टिपिकल कारपेट वाली स्मेल आ रही है उसके अंदर। और एक आदमी लंबे से बाल उसके, और ज़मीन पे बैठा हुआ, तो सोफ़ा साफा तो कुछ नहीं था, ज़मीन पे एक कॉर्नर में गद्दा था, और बंदा ऐसे बैठा हुआ, तो उसके बालों में से उसकी थोड़ी आंखें दिख रहा। उसने मुझे ऐसे आते हुए देखा, दरवाजे के अंदर घुसा है, तो कहता एक्टर बनने आए हो क्या? तो मैं क्या, जी सर। तो बेसिकली वो भी स्ट्रगलर ही था जो वहाँ पर रहता था, तो पर वो इंटरव्यू मेरा ऐसे ले रहा था जैसे वो मालिक है, बैठो बैठो बैठो। तो बैठने की कोई जगह तो थी नहीं, मैं भी बैठ गया कॉर्नर के अंदर। तो ये एक मैडम है, उनका है एक घर, तो 3,500-4 हज़ार रुपये लेंगे रेंट का आपसे, और आपको रहना है तो बात करिए। तो उसके सामने एक लैंडलाइन फ़ोन लगा था, उसने लैंडलाइन फ़ोन डायल किया। तो एक बड़े हमारे, मेरे दीदी, मैं उनको बोलता हूँ, अभी भी मिलते हैं, सुषमा कौल उनका नाम है, तो वो कोऑर्डिनेटर थे, कास्टिंग करते थे मूवीज़ के अंदर। तो हैदराबाद में थे, उन्होंने हैदराबाद उनको बात कराई ट्रंक कॉल पे। तो उन्होंने बोले बेटा हाँ, तो आप रुको, हम 3,500-4 हज़ार रुपये लेते हैं रेंट का, और आप रह सकते हो यहाँ पे। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं कहा यार ये ना, अभी चलो सर पे छत आ गई है स्ट्रगल करने के लिए, फिर करेंगे स्ट्रगल। तो मैं कहा ओके मैम, आप आएंगे, मैं दे देता हूँ। क्या 2 दिन में आते हैं, आप रहो वहाँ पे। तो मैं अपना बैग वैग लेके बैंड्रा से आ गया, और जब मैं रात को सोया वहाँ पे, तो जो घर था उसकी जो इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह होती हैं बाहर ही ओपन वाली थी, तो चूहे घूम रहे ऊपर रात को। तो मैं कह रही है तो सर बड़ा, मेरे को बड़ा एक प्रॉब्लम है कि यार कहाँ मोगा में इतने बड़े घर में रहते हो, पेरेंट बोलते फ्लैट ले ले, इधर धक्के खा रहे थे। मैं उठ के वहाँ से फ्लैट से बाहर निकल गया, और मैं बाहर एक इधर मुंबई में अंधेरी RTO है, वहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है, वहाँ पे मैं रात को आके बैठ गया। मैं क्या बोला कि यार अब ये हुई स्ट्रगल शुरू बॉम्बे की, यार अंदर फ्लैट है, रहने की जगह नहीं, चूहे घूम रहे हैं, अब यहाँ तो बेटा वापस जा, यहाँ तो फिर माँ पेरेंट्स से मदद मांग कि भैया घर लेके दो, यहाँ तो फिर ऐसे जी। तो मैंने बोला कि चल अभी थोड़ा ऐसे ही जुगाड़ करेंगे। और फिर उस दिन से लेके आज एज वी स्पीक नाउ, मैं बिफोर आई बॉट माई फर्स्ट हाउस, मैंने करीबन 27 से 28 घर बदले होंगे इन दोज 3.5-4 years। और आज भी मैं उन बिल्डिंग्स के सामने घरों में जाता हूँ, आज भी वो वैसे ही हैं, कुछ है। बट आई थिंक दैट फेज ऑफ माई लाइफ वॉज माई बिगेस्ट टीचर, हु टॉट कि जब आप मुश्किल समय से गुजरते हो, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो दुनिया की किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, कोई भी बड़े से बड़ा टीचर प्रोफेसर आपको सिखा नहीं सकता, जो आपके हालात आपको खुद को सिखाते हैं। And I think that was my learning ground which helped me survive all these years. भाजी मैं ये चीज़ ना, मैं tempted to ask है ना, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਤੁਸੀਂ है ना मुंडे, men की इमोशनल हेल्थ के बारे में लोग बात करते थे ना, बट वो दौरान सर डिड यू ब्रेक डाउन? मतलब वो जो आप बता रहे हो, जो आप बहुत उसको कम बता रहे हो, मुझे पता है, बट मैंने ना कभी ना, मैं जैसे एक बोला, एक चीज़ तो मेरे साथ कभी नहीं हुई कि मैंने कभी हौसला नहीं खोया। मैंने ये कभी नहीं बोला कि नहीं होएगा। मुझे याद है कि मेरा बर्थडे था जब मैं आया था, 10-12 दिन बाद ही, मैं 30 जुलाई का, मैं आई थिंक 10-12 जुलाई को आऊँगा, 10-12 दिन बाद बर्थडे था। और मैं जब उस ब्रिज पे बैठा था RTO वाले पे, आपको कोई विश करने वाला नहीं था। मेरा पेजर हुआ करता था उस समय, तो पेजर के 2-3 मैसेजेस आएंगे हैप्पी बर्थडे टाइप्स। तो मैं वहाँ पे 4 बंगला सिग्नल है, वहाँ पे गया, और वहाँ पे PCO पे मैंने जाके फ़ोन किए, अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया या एक आध दोस्तों को फ़ोन किया, विश करो कि भैया मुझे विश करो, मेरा बर्थडे। और पर उस टाइम ने और उस मोमेंट ने मुझे ये मेंटली रेडी कर दिया था कि द जर्नी इज़ गोइंग टू बी टफ, ईदर यू गो बैक और यू स्टे स्ट्रॉन्ग। और मुझे 1 सेकेंड भी कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा, मुझे पता था ये होगा। एंड फाइनली इट हैपेंड। उस टाइम पे सर कोई दोस्त बने जो आज भी आपके साथ हैं? कोई सारे उस समय के साथ में मेरे साथ जो रहते थे, पेइंग गेस्ट रहते थे, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी किसी न किसी तरीके से जो भी मैं करता हूँ उसके साथ आज भी काम करते हैं। में है, वो भी एक्टिंग या वगैरह कोई VFX में है, कोई एक्टिंग वाले तो सब चले गए वापस,
जो कर रहे थे, पर अभी मैं जिनको भी जानता हूँ या जो भी करते हैं मैं कोशिश करता रहता हूँ आप उनको नाम काम लेना दिलाने चाहोगे की। सर कईयों का? यू नो आई फील कि यू नो जितने आई थिंक एक विवेक गुप्ता हैं, ही वॉज माई फ्रेंड फ्रॉम नागपुर डेज, जब मैं आया स्ट्रगल करने वो भी आया, तो वो VFX में थे, ही इज स्टिल डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, मैं मिलता रहता हूँ उनसे। निशित है, And you are in touch with अजय him? या अजय धामा मेरे जो दोस्त है वो भी मेरे नागपुर का ही दोस्त है, नाउ इज कम विद मी, इन फैक्ट ही स्टेज इन माई फ्लैट ओनली, जो कैसाब्लैंका में। आई हैव मेड हिम अ को प्रोड्यूसर ऑफ माई फिल्म फतेह, सो वो मेरा रूम पार्टनर था नागपुर के अंदर। तो ये जो उस समय के लोग जुड़े हुए थे, मैं उनको आज There भी are साथ में core रखा। friendships ना? Yeah, so वो I think core that, friendships yeah, है, they're without core- vested interests. without any interest, and they are still with me, and I'm glad कि you know आज भी वो लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारा मुश्किल दौर देखा है। सो पाजी, मोगा का लड़का फिर तमिल फिल्म कैसे करता है? पहली फिल्म जो आपकी, पहली 2 फिल्में तमिल थी, जी। देन तेलुगु Yeah. हैपेंड एंड देन भगत सिंह पे हम आते हैं Right. आपकी हिंदी Right. डेब्यू पे। बट पहले वो बताओ कि तमिल फिल्म कैसी हुई? एंड आई फील कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स टाइप्स, यू नो। आप प्लानिंग तो बड़ी करके आते हो, आपको लगता है कि मैं एक टाइट फिट टी शर्ट पहन के जब मैं फिल्म सिटी में घूम रहा था तो मुझे लग रहा था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख के करे, अरे यार ये एक्टर टाइप दिखता, आजा बॉस आया, तेरे को पिक्चर में लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं खड़ा ही था भीड़ के अंदर, मैं भी खड़ा ही रहा। एंड देन आपको एक क्योंकि मैं जिस 1 बेडरूम हॉल किचन में रहता था, तो उसके अंदर कई बार वो कास्टिंग के लिए प्रोड्यूसर्स वगैरह आते थे, तो उसमें मुझे याद है कुछ 2-4 प्रोड्यूसर्स आए, उन्होंने बोला कि वो किसी हीरोइन की तलाश कर रहे थे। सो मैंने बात करते करते अपनी फोटो दे दी, मैं कहा सर ये भी ले जाओ, तो कहते हैं नो वी आर लुकिंग आउट फॉर ए हीरोइन, तो वी डोंट नीड इट। मैं कहा सर कीप विद यू पिक्चर्स, यू नो, कहीं दे देना, आपके यार दोस्त में मिलेंगे सर। सो दे टुक दोस पिक्चर्स, दे वेंट टू चेन्नई, उनके ड्रॉर में कहीं पे वो मिट्टी खा रही होंगी फिल्म पिक्चर्स, और वहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेटर है, तो उसने देखी पिक्चर्स, जो 5-6 पिक्चर्स थी, 4-5 तो गुम होगी, एक आध बड़ी होगी पिक्चर्स, तो उसने बोला पिक्चर अच्छी मैं ले जाऊँ क्या? तो उन्होंने बोला ऑफिस वालों ने, ले जा सर, हमारे काम की तो नहीं है। वो लेके उसने एक बहुत बड़े एक्टर हैं विजयकांत, उनको दिखाई पिक्चर, तो बॉडी शॉडी वाली पिक्चर थी, तो विजयकांत बोला यार अच्छा है, लेट्स कॉल हिम फॉर द मेन विलन रोल एंड ऑल। तो वो वापस उस ऑफिस में गया, उसने बोला कि इसको सोनू, जो नाम लिखा हुआ पीछे स्टिकर लगा रहता था, कि इसको बुला लो। तो ये जो ऑफिस वाले थे, इनको लगा कि ये सब टाइम पास वाला है, एक छोटी सी एक साइकिल टाइप की जगह पे आता है, और ये हम सोनू को बुला लेंगे वहाँ पे, और ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इतना बड़ा स्टार बुला रहा है विजयकांत, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने बुलाया नहीं, ये बंदा रोज़ ऑफिस में जाया करे और उनको बोला करे सोनू को बुलाओ। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, आई रिमेंबर कि मेरे मैसेज फ्लैश हुआ कि आई यू कीन टू डू अ तमिल फिल्म, सो प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने फ़ोन किया उनको वापस, उन्होंने बोला कि सुनो ऐसा एक बंदा रोज़ आता है कि आपको पिक्चर में लेना है, तो अगर आप यू वांट टू टेक दैट चांस तो आप आ जाओ। तो मैंने अपनी मॉम को फ़ोन किया, सो उन्होंने फटाफट मुझे एक लुधियाना से बुक खरीद के भेजी, हाउ टू लर्न तमिल, तो कुरियर की 1999 ना? 1999 में। तो मेरे पास बुक आई कुरियर से, और मैंने ट्रेन पकड़ी वहाँ से, और ट्रेन पकड़ के मैं चेन्नई आया, और रास्ते में बुक पढ़ता जा रहा था कि अच्छा पानी को तन्नी बोलते हैं। एंड तमिल इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, राइट? मतलब जो आती नहीं आपके लिए सारी डिफिकल्ट है। तो आप बैठ गए उसके अंदर, ट्रेन के अंदर पढ़ता आ गया मैं बुक्स वगैरह। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मुझे बाइक पे लेने आया हुआ था बंदा, तो कहता चलो चलते हैं हम वहाँ से विजयवाणी, चेन्नई में। तो विजयवाणी स्टूडियोज़ गए, वहाँ पे गए तो ऐसे थोड़ा सा शूटिंग टाइप कॉर्नर में चल रहा था, तो वो बोले आप बैठिए सर, मेकअप रूम में बैठिए, जाके हम आते हैं। तो मैं मेकअप रूम में बैठा, एक हाई सी चेयर थी, साउथ की होती है, मेकअप रूम टाइप बना होता था। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट, फील किया हाँ यही तो दुनिया है जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और देन आई रिमेंबर पंकज प्रोडक्शंस करके ऑफिस था, हेनरी थे उनके प्रोड्यूसर, एंड देन दे केम टू द रूम, दे सेड कि यू गॉट गुड बॉडी, आप टी शर्ट निकाल के दिखा सकते हो? तो मैंने टी शर्ट निकाल दी, फटा, अरे गॉट गुड बॉडी, ओके यू आर डूइंग आवर फिल्म। तो मैंने बोला अच्छा है, पिक्चर मिल गई क्या, मतलब होगी? तो कहते इवनिंग में आइए, विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। तो मैं इवनिंग में गया, तो उन्होंने बोला कि हाउ मच मनी डू यू वांट फॉर द फिल्म? मैं कहा सर वॉट एवर यू फील लाइक। दे सेड इट्स 8 to 10 months ऑफ रोल एंड यू हैव टू गो बॉल्ड ऑल्सो। आपको पहले 4-6 महीने हम बॉल्ड वाला कैरेक्टर कराएंगे, फिर बालों वाला कैरेक्टर कराएंगे। तो मैं कहा ठीक सर, वॉट एवर यू वांट टू से, तो विल पे यू 50,000 रुपीज़ फॉर ऑलमोस्ट 10 months। मैं कहा ओके सर, वेरी गुड। तो उन्होंने 10,000 रुपये का चेक काटा, मैं बाहर आ गया। तो मेरा जो बाहर कोऑर्डिनेटर था वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग सर, 50,000 रुपीज़ फॉर 1 year, दिस वेरी लेस, व्हाट आर यू डूइंग? मैं कहा रहने दे, पता लगा ज़्यादा मांगे, भगा दिया उन्होंने। तो कर लेते पिक्चर, कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट।
तो वहाँ से तमिल फिल्म शुरू हुई और फिर वहाँ से दूसरी तमिल, उसमें नाम बड़ा आया उस पिक्चर के अंदर मेरा, खूब मेहनत मैंने बहुत की थी उसमें। तो फिर तो तमिल इंडस्ट्री है कैसी सर, मतलब यू सी विद रजनीकांत सर है ना, भगवान मानते हैं। अब धोनी चेन्नई सुपर किंग्स है, भगवान मानते हैं वहाँ पे। मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ सर, मतलब तमिल इंडस्ट्री से जो पूरी है ना सिमर, नॉट ओनली तमिल, जो पूरा साउथ है, तमिल हो तेलुगु हो कुछ हो। मेरे पोस्ट कोविड उन्होंने मेरे टेम्पल्स बहुत सारे बनाए, आंध्रा के अंदर, गुंटूर के अंदर, बड़ी जगह टेम्पल्स में विजिट भी किए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे यार क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा मैं थोड़ा डिजर्व करता हूँ, मत करो ना प्लीज़। नो सर, योर गॉड, नो करना है सर ऐसा। तो उनकी जो इमोशन है ना वो बहुत एक्सट्रीम है। मतलब आपको जो साउथ के अंदर जो प्यार है वो अनरियल है, वो एकदम हार्ड को डेडिकेशन के साथ आपको मान लेते हैं कि बस ये है ऐसा, ये भगवान ही है, भगवान है ऐसा है। सो मैं बीच में शूट कर रहा था एक बहुत बड़े स्टार के साथ, चिरंजीवी सर के साथ। तो 1500-2000 लोग थे सेट पे, एंड ही हेल्ड माई हैंड, ही सेड कि सोनू सूद जी, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही सेड कि सुनो, इतने लोग देख रहे हो आपको, ये उनकी नज़रों में आप देखोगे तो एक अलग तरह की रिस्पेक्ट और एम्पैथी है आपके लिए, दे वॉच यू। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब हम लोग आते थे, साउथ के जितने स्टार आते थे लोग हमको देखते थे, बट इट्स अ वेरी रेयर साइट कि एक आप नॉर्थ में आके आपको इतना प्यार करते हैं कि जब पीपल सी यू दे स्टार्ट क्राइंग, दे लव यू सो मच। इट हैज़ नेवर हैपन टू एनी वन, बिकॉज वॉट एवर यू डिड इन कोविड एंड स्पेशली इन साउथ में मैंने बहुत सारा काम किया था। सो दे हैव अ डिफरेंट फीलिंग विच सिनेमा कांट गेट यू। तो वो इतना प्यार आज भी जब मैं जाता हूँ साउथ के अंदर, मैं बहुत रेगुलर जाता हूँ, तो वहाँ जो लोगों का प्यार है वो एक अलग है। मुझे लगता है एक डीएनए कुछ उनका अलग है, वंस दे गिव देयर लाइफ टू यू, दे डेडिकेट योर लाइफ। और आपने बंद नहीं की सर, लॉट ऑफ एक्टर्स जैसे उनको ब्रेक मिला, तमिल या तेलुगु इंडस्ट्री ने दिया, उसके बाद व्हेन दे कम टू द हिंदी इंडस्ट्री, राइट, आपने 2002 में 2001-2 में जब भगत सिंह की, उसके बाद दे लीव द इंडस्ट्री, जो हमने है ना। बट आज आप अभी भी कर रहे हो, इट इज दिस द लव, एंड तमिल एंड तेलुगु इंडस्ट्री सेम ही है सर ऑलमोस्ट, लाइक इज इट द कल्चर इज सिमिलर ऑलमोस्ट कि डिफरेंट है? थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई आप जब काम करते तो अब आपको पता चलता है, बट आई वुड से द जो ऑडियंस है वो उसका इमोशन सेम है, वो सेम है, इमोशन सेम है। बट लाइक आई सेड कि मैंने छोड़ा इसलिए इनको कि मैंने सीखा वहाँ से। मैं हमेशा बोलता रहा था कि अभी आज लोग साउथ की फिल्म्स के क्राफ्ट की बात करते हैं कि क्या सिनेमा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उस समय भी बनाते थे। रिकग्निशन उनको अब मिला, तो मैं तभी भी एज एन एक्टर ज़्यादा एंजॉय करता था वहाँ काम करना, क्योंकि रोल्स वैसे लिखे जाते थे। चीज़ क्या लगती है सर आपको उधर, मतलब व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू रियली फील? एक तो डिसिप्लिन बड़ा कमाल का था कि भैया जो जितना टाइम दे दिया उन्होंने, उस दिन डेट अनाउंस करते थे, इस दिन डेट अनाउंस, जिस दिन आपकी शूटिंग शुरू हुई उस दिन आपकी डेट अनाउंस पिक्चर की होती थी। ऐसा नहीं कि चल ही जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। दैट वाज वन। सेकंड थिंग इज़ कि अगर सुबह उन्होंने बोल दिया कि हमें मॉर्निंग सनराइज कॉल शीट है, कि जब सनराइज होगा तो हम पहला शॉट ले लेंगे, वो वैसा शॉट लेते थे। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं 11, 12, 1, 2 बजे तक आपका नंबर ही नहीं आ रहा, शॉट ही नहीं आ रहा, जो इधर उस समय बॉलीवुड में बहुत होता था। तो होता आज भी वैसे ही लेते हैं। आप सुबह जाते हैं, सबसे पहले वो शूट करते हैं, 2-3 शॉट ले लेते हैं अपने सनराइज, उसके बाद ब्रेकफास्ट की ब्रेक होती है, कि उसके बाद वो ब्रेकफास्ट खाने जाते हैं कि भैया हाँ हमने अपना काम शुरू कर दिया है, हमने शॉट्स ले लिए हैं, चलिए अभी ब्रेकफास्ट खाएं। दैट वाज द कल्चर डाउन साउथ। अभी इधर भी काफ़ी हद तक लोग ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए, बट आई थिंक अगर आप सिनेमा में डिसिप्लिन नहीं हो, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। मतलब सर जो आप कह रहे हो, जैसे जो रिकॉग्निशन ग्लोबल RRR जैसी फिल्मों को मिली है इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, जो इतनी अमेजिंग एक्शन फिल्म्स बनी है, एंड यू सेइंग दैट कि वो हमेशा से ऐसा काम कर रहे थे, नाउ वी आर ऑल आप साउथ रिकॉग्नाइजिंग। की आज से 10 साल पहले पिक्चरें बना लो आप, उसके अंदर भी आपको दिखेंगी कि अलग की स्टोरी थी। मैंने अरुंधति की थी, मुझे स्टेट अवार्ड्स मिले, फिल्म फेयर मिले, सब मिले। आप आज भी वो फिल्म देख लो, आज भी अगर आप हिंदी बनाओगे ब्लॉकबस्टर है, आज भी लोग उसको देखते हैं, क्योंकि वो रीमेक्स भी बहुत बन रही हैं। उसकी कहानी अलग, उनका नैरेटिव अलग है, और वहाँ पे ना उनके ब्लड में सिनेमा घुसा हुआ है। आप एक छोटा सा स्पॉट बॉय ले लो या कैमरा वाला ले लो या लाइटमैन ले लो, उनके अंदर वो सिनेमा घुसा हुआ है। यहाँ पे कई बार शौक के लिए आ जाते थे बॉलीवुड में, यार चलो यार सिनेमा है, बहुत अच्छा पैशन, वहाँ पे एक अलग पैशन है। सो आई एम ग्लैड कि यहाँ पे वो पैशन अभी देखने को मिल रहा है हमारी सिनेमा में। भाजी 2002 पंजाब से हो, है ना, पंजाब से फर्स्ट हिंदी फिल्म जब शहीद आज़म भगत सिंह जी का रोल करने को मिलता है, व्हाट वाज योर फीलिंग दैट डे? मतलब आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। भगत सिंह जी, लाइक
एवरीबडी इन द कंट्री, बट Right. स्पेसिफिकली जो पंजाब से हैं, राइट, वो शहीद आजम भगत सिंह जी इज इट दिल Yeah. में हमारे. तो व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू वर ऑफर्ड दैट रोल ऑफ भगत सिंह जी? एंड बहुत स्पेशल था. इनफैक्ट मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़े थे जब भगत सिंह वहाँ पे थे, उनका था. तो हम लोग किस्से सुनते आए उनसे. मेरे मदर को कि इंग्लिश और हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो मदर से भी सुनते आए. फिर कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन आप खुद भगत सिंह प्ले करोगे. और फिर जब मैंने प्ले किया तो मेरी मदर ने बहुत सारी बुक्स मुझे निकाल के दी भगत सिंह के बारे में कि इसको पढ़ो, यू विल गेट द फील ऑफ इट. और मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे फील हो रहा था कैरेक्टर. एंड वी शॉट इन फिरोजपुर में शूट किया, हमने मोगा में शूट किया. तो मेरे मदर भी कई बार विजिट करते. तो मुझे क्योंकि कई बार होता है आपके डायलॉग्स लिखे होते, क्योंकि आपकी हिस्ट्री की किताबें होती कि भैया फलाना सो एंड सो सन के अंदर इस तारीख को यहाँ पे उन्होंने भगत सिंह जी ने ये किया. तो कई बार डायलॉग्स बोलते बोलते मैं बोलता था तो मेरे डायरेक्टर राइटर बोलते नहीं एक मिनट सुनो, आई थिंक कुछ डेट गलत हो गया आपका, इस डेट को होता. मैं नहीं यार यही डेट को था. नहीं सर कुछ गलत हो गया, एक मिनट वेट करते. सो मेरे मदर और फादर पे शूटिंग देखने आए हुए थे फिरोजपुर में. तो सब राइटर्स ने बुक्स निकालनी शुरू की, देखने लगे. अरे नहीं सोनू यू आर राइट, सॉरी सर. सो मेरी मदर ने मुझे बाद में आके बोला कि सोनू मेरे को आई फेल्ट सो हैप्पी एंड प्राउड कि देख तेरे को नॉट ओनली एज एन एक्टर की जो आपको किताब डायलॉग्स दे दिए गए, आपने बोल दिया और आगे बट यू न्यू कि नहीं इस डेट को नहीं, इस डेट को हुआ था और उसको करेक्ट हुआ. सो आई फेल्ट रियली प्राउड एज ए मदर दैट मोमेंट कि यार तो कितना सही था. सो एंड बहुत स्पेशल था प्ले करना. आई रिमेंबर कि फेब के महीने में जब पूरी एक्सट्रीम ठंड होती है पंजाब के अंदर कड़क थी, उस समय एक सीन शूट हो रहा था टॉर्चर का कि भगत सिंह को जब टॉर्चर कर रहे हैं उसको बर्फ़ की सिल्ली पे लेटाया गया कुछ है. तो नए तो हम एक्टर थे, तो दिन में शूट कर रहे थे. तो बोले कि हम थोड़े दोपहर को शाम को वो टॉर्चर वाला सीन भी ख़त्म करेंगे. तो वो बर्फ़ की वो सिल्लियाँ बुलाई हुई थी प्रोड्यूसर ने, 2-3 सिल्ली तो आई हुई थी, पड़ी हुई थी कॉर्नर के अंदर. तुम्हारे शूट करते करते लेट हो गया तो अभी पैकअप का टाइम हो गया. तो बोले पैकअप कर लेते हैं. तो जो प्रोड्यूसर यार वो सिल्ली बुलाई है वो सिल्ली सुबह तक मेल्ट ना हो जाए, वो आपस में बात करें कि सुबह पिघल जाएंगी. रात का टाइम होगा 10-10:30 बजे का. तो मैं कर लेते हैं ना सर, शूट कर लेते हैं, दोबारा बुलाओगे फिर नुकसान होएगा. उस समय क्या आती होगी 1000 रुपये की 2000 की आती होगी मुश्किल से. मैं नहीं कर लेते हैं यार, ख़त्म कर देते हैं. ठंड बहुत है सर, 0 डिग्री टेम्परेचर चलेगा. मैं नहीं कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं. और उस समय क्या था एक ऐसा ना एक्टर इतना पैशन था कि अभी क्या होता है ना, अब सब जुगाड़ मिलने शुरू हो गए कि भैया ऐसा तो नीचे एक कपड़ा बिछा लो, एक शीट बिछा लो, कुछ बॉडी में लगा लो ताकि वो पता ही ना चले. उस समय तो पैशन था, कोई टेंशन नहीं, टी शर्ट उतारी लेट गए भैया, उल्टा लटकना तो उल्टा लटका दिया, ये कुछ होगा, सब करी आ रहे, शूट करी आ रहे और करते रहे. वो इसलिए था कि शायद माइंड में ये थॉट आता था कि यार जो बंदा रियल भगत सिंह जी के साथ ऐसा होता होगा, कभी उन्होंने तो नहीं शिकायत की होगी कि भैया ठंड बढ़ी है, भैया उल्टा लटकाने से मेरे सर में खून बड़ा तेज़ी से चले गया. सो आई थिंक वो कैरेक्टर, आई वाज लिविंग दैट कैरेक्टर एट द टाइम, तो हो गया अपने आप. was that the happiest moment of your parents? They were very. Seeing you play Bhagat Singh ji. I think of course that was my first film which they had visited as parents on the set. So it was a very proud moment for me and for them also कि our son is in front of the camera delivering those lines. He never forgets his lines. उसको याद रहती हैं पूरी. And he's playing Bhagat Singh. So एक अलग ही feeling थी. I can still remember those visuals when they were seeing standing behind the camera कि बहुत अच्छा काम कर रहा है. सो आई थिंक समवेयर. सर लोग जब आपके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जब बात करते हैं, जो आपकी फिल्म्स की हैं, लोग पीपल जस्ट जंप टू दबंग, राइट, बिकॉज दैट वाज अ लाइक अ फिनोमेनन, राइट. मैं उसकी स्टोरी पे बताऊंगा, राइट, व्हाट आई फेल्ट जब मैंने दबंग देखी. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सर 2-3, दिस इज माय ओपिनियन, एंड कि 2-3 ऐसी मूवीज़ भी आपने दबंग से पहले की हैं. भगत सिंह जी, आई वांटेड टू आस्क बिकॉज सर इट इज़ लाइक अ फॉर अ पंजाबी और फॉर एनी इंडियन टू प्ले दैट काइंड ऑफ, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, इट इज़ जस्ट वेरी लाइक मैं इमोशनल हो जाता हूँ जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट. बट आई थिंक वन वाज युवा एक्सपीरियंस, है ना. हाउ वाज एक्सपीरियंस इन युवा? बिकॉज मैंने देखी युवा, दोबारा देखी, बिकॉज व्हेन वी वर डूइंग दिस पॉडकास्ट, सर यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. युवा के बारे में डू यू वांट टू शेयर एक्सपीरियंस? आई थिंक मणि रत्नम जी डायरेक्टेड इट. सो युवा वाज वेरी स्पेशल. आई रिमेंबर कि जब युवा होने वाली थी तो अजय देवगन ने जो रोल किया था उससे पहले कोई एक और एक्टर थे. तो फॉर वॉट एवर रीजन्स वो हुआ नहीं. तो अनुराग कश्यप उसके राइटर थे, तो उन्होंने बोला कि वो बॉक्सर का रोल था, तो बोले यार एक लड़का है
भगत सिंह प्ले किया है उसने, बहुत अच्छा था, उसको बुलाते हैं, सोनू सूद नाम है अनुराग कश्यप said this. अनुराग कश्यप ने मणिरत्नम को बोला। तो इधर ही हॉलिडे इन होटल में मैं मिलने आया उनसे, मणि सर से। तो उन्होंने मुझे बिठाया, तो उन्होंने मुझे देख के ऐसे, मणि सर एकदम आंखों में मेरी देख आ रहे, तो आई वॉज लिल थोड़ा सा शाय, मैं कहा हेलो सर, ऐसे देख आ रहे, उसके माइंड में कुछ चल रहा है मणिरत्नम सर। ही सेड ही लुक्स लाइक मिस्टर बच्चन। तो ना मणिरत्नम के थे वो? तो जो अभिषेक बच्चन का ब्रदर वाला रोल है ना, दोनों ये करते हैं, दोनों भाई लगेंगे एकदम। सो वील कास्ट समवन एल्स फॉर दैट बॉक्सर रोल, पर इसके लिए करते हैं। और मुझे फिर उन्होंने नेक्स्ट डे अभिषेक को बुलाया और मुझे, दोनों को साथ में बुलाया, साथ में बैठ के उन्होंने कुछ लाइन्स वाइन्स बुलवाई, फोटोग्राफ वगैरह खींची। सेड नो, यू बोथ लुक लाइक ब्रदर्स, लेट्स डू इट। तो फिर दिस इज़ हाउ युवा स्टार्टेड। एंड व्हेन आई वेंट ऑन द सेट्स, सो मणि सर की हिंदी उतनी उनको समझ नहीं आती, बोल नहीं पाते। तो बोले, जब मुझे याद है फर्स्ट डे मेरा जो सीन था जिसमें अजय देवगन और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे घर में घुसाते हैं और एकदम घेर लेते हैं मुझे। सो ही सेड कि इसकी लाइंस कुछ नहीं है, तू ये सोच के चल कि ये जो हॉल है पूरा, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे। फर्स्ट हिस्से के अंदर तू एकदम उनको ओवर पार कर रहा है, ऐसी की तैसी, निकलो बाहर यहाँ से। तुमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे, फिर देन यू स्टार्ट गिविंग अप कि भैया कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्या है, उस स्टेज में आ जा। थर्ड में तू एकदम मतलब डिफीटेड फील करना है, तो वैसी इमोशन चाहिए मुझे। तो मैं बोला कि सर मैं इम्प्रोवाइज करूँ क्या पूरा? ही सेड डू व्हाटएवर यू वांट। देयर वाज नो लाइंस, नो कन्वर्सेशन में मणि सर। ही सेड ओके सर, आई इम्प्रोवाइज। तो जैसे ही वो आए तो मैं एकदम बोला, कौन घुसा रहा है तुम लोग, निकलो बाहर यहाँ से, ये करो। फिर उसके बाद जब बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे, अरे बैठ के बात हो सकती है, आप यहाँ बैठिए, हम यहाँ बैठेंगे, दोनों बात कर लेंगे। फिर जब थर्ड टाइम पे गया तो देन यू फील कि बॉस नाउ यू आर डाइंग। सो वो जो पूरा था इम्प्रोवाइज सीन था, एंड एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग ऑन द सेट। दे सेड कि यार बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक दैट गिव मी a lot of boost with such big star cast, with so many people around, And how was it working with like people like Mani Ratnam को तो आपने experience बताया, but people like Ajay Devgan, I think they all were very sweet. It was a great learning experience, watching all of them perform. But I knew कि this is just a beginning. सफ़र अभी लंबा है, लेकिन मंजिल मिलेगी ज़रूर। 2 more films that I want to talk about. One is जोधा अकबर। जी देखो जोधा अकबर ना सर, हम we talk about that, मैंने जोधा अकबर भी, and how was that experience again, working with such, though the role might be very impactful, but how was जोधा अकबर? It's I think मुझे लगता है इंडिया की जितनी भी फिल्म्स बनी है, तो जोधा अकबर is one of the most grand movies I feel. जोधा अकबर was very special. I remember आशुतोष गवारकर ने बुलाया था, एंड ही सेड कि I saw आशिक बनाया आपने, in 2005. तो उससे पहले कहते आई थिंक यू ट्रूली डिजर्व दिस रोल एंड तुम करो रोल। तो सुजामल भाईसा का रोल था। फिर जब वो किया मैंने रोल, आई रिमेंबर बड़ा मज़ा आया था उस सेट पे। एंड मेरे मदर ने फिर मुझे बुक्स दी हिस्ट्री की कि तू पढ़, इनके बारे में पढ़, मुगल्स के बारे में पढ़, इनके बारे में पढ़, सबके बारे में तेरे को पता होना चाहिए। सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग, एंड इन फैक्ट शी हैड कम ऑन द सेट्स ऑल्सो लास्ट डे ऑफ शूट। जोधा अकबर के सेट पे भी आई थी, एंड आशुतोष, ऋतिक, सब लोग बैठे थे, एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग। और जब आशुतोष बहुत इम्प्रेस हुए थे, ही सेड योर मॉम इज़ अ वेरी लर्नड लेडी, उनको सब पता है, जब वो बात करते हैं, शी हैज सो मच टू टॉक अबाउट द एरा, एंड शी नोज एवरीथिंग एंड ऑल, सो नाइस। सो ही वॉज वेरी इम्प्रेसिव। मैंने बोला कि आज सर मैं ना जाके मॉम को ना वो ट्रेलर दिखाना है जो आपने कच्चा काट रहे थे, जो तू घर जा, अपना ऑफिस चले जा, दिखा दे। सो वेंट टू द ऑफिस, मॉम को ट्रेलर दिखाया जोधा अकबर का, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। सेड कि सोनू ये जो पिक्चर है ना तेरी लाइफ बदल देगी, देखना, तो बहुत अच्छा है। आई सेड वेरी गुड, वी केम बैक एंड ऑल। सो दिस वॉज इन आई थिंक दिस वॉज इन 2007 जोधा अकबर रिलीज हुई थी 2008 के अंदर, तो 2007 की बात है। And that is also year ये मॉम, हाँ, तो मॉम ये मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त की बात। तो अगस्त के अंदर मॉम ने वो ट्रेलर देखा, फिर वो आ गई वापस, एंड 13 अक्टूबर आई लॉस्ट हर। एंड जब वो देखे, जब ट्रेलर देखा, मैं कि मॉम साथ में बैठ के देखेंगे, पिक्चर देखना ये सब है। एंड देन जब 13 अक्टूबर को मॉम चले गए, एंड देन नेक्स्ट 2008 में जोधा अकबर रिलीज हुई थी, आई रिमेंबर प्रीमियर भी था। सो उस समय माई डैड वॉज अराउंड, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड वॉचिंग दैट फिल्म। एवरी सिंगल फ्रेम एंड एवरी सिंगल सेकेंड आई कुड फील हर प्रेजेंस, और मुझे वो मोमेंट्स याद आ रहे थे जब मैं उनको
वो ट्रेलर दिखाया था कि ये हुई पिक्चर. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आल्सो जोधा अकबर इज़ वेरी स्पेशल. Right, from sending you, querying you the books Book, yeah. from Tamil, how to read Yeah. Tamil, to Bhagat Singh जी Yeah. की हिस्ट्री, टू जोधा अकबर के बारे में. आई थिंक ट्रूली हमने फिर मतलब सही बोला है कि ये पॉडकास्ट तो प्रोफेसर सरोज सूद जी को ही डेडिकेट करना है हमें, है ना. उनके पास आज भी ना, आज भी उनकी सारी किताबें हैं मेरे पास पढ़ी हुई. तो मुझे याद है कि होता है ना कि बार मैंने सुना था, एक्सपीरियंस बाद में किया, कि जब इंसान कहीं शायद जाने लगता है ना, उसको एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मैं जा रहा हूँ टाइप्स. तो मॉम, मैं उस समय पंजाब विजिट करके आया था थोड़ा टाइम पहले, और मम्मी बुक्स वगैरह अपनी साफ़ सूफ करके रख रही थी, और बहुत सारी बुक्स थी. तो मम्मी कहती, तू ना ये सुनो, ये मैं आगे पीछे होगी ना, तू बुक्स को फेंक मत देना है इसको, ये ना मेरी एक तरह की धरोहर है. तो मैं कहूँ, मैं क्या बातें करते हो यार, सब इधर ही रहेंगी बुक्स वगैरह, सब थोड़ा कहीं जाना है, आप कहीं जा रहे हो. और वो आज भी बुक्स हैं. सो व्हेन यू गो टू दैट शेल्फ एंड यू सी दोज बुक्स, इट लुक्स लाइक दे आर टॉकिंग टू यू, कि संभाल के रखी हुई हैं बुक्स. उसमें कई बार ख़राब भी हो जाती हैं, बिकॉज बहुत टाइम तक नहीं खुलती हैं बुक्स, पढ़ने वाले नहीं. बट आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो आज जैसे आपने पहले ही बात किया, वो शायद आज की जनरेशन को मिस कर जाती होंगी. वो मोमेंट्स, वो जो फाइन जो टचेस रहते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के, उसकी अहमियत रहती है, प्रेशियस रहती है, वो शायद है. मतलब कितने लोगों को वो किताबों की फीलिंग आती होगी, उन पन्नों को पलटने की फीलिंग आती होगी, और बुक्स की स्मेल कितने लोग आज की डेट में देखते होंगे, जहाँ पे हर कुछ डिजिटल बनता जा रहा है. सो कितने रिकॉर्ड्स रहते होंगे, कितने लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी होंगी अपने बच्चों को की लिखी हुई हैं, कितने बच्चों के पास वो चिट्ठियाँ पढ़ी होंगी कि आज पढ़ सके. मैं आज अपनी माँ की चिट्ठियाँ उठा के फाइल खोलता हूँ, पढ़ सकता हूँ कि मेरी माँ ने क्या लिखा है. आई कैन फील हर हैंड राइटिंग, आई कैन फील कि कहाँ पे वो इंक मिट गई होगी, क्योंकि शायद लिखते लिखते वो रो पड़ी होंगी और आंसू से वो इंक अभी मिटी हुई है. वो कितने लोगों के पास होंगी. सो आई थिंक दोज थिंग्स वी नीड टू एड्रेस टू अ जनरेशन, कि बॉस ये समय शायद वापस नहीं आएगा, शायद वो चिट्ठियाँ लिखने का दौर चले गया है, लेकिन वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू एड्रेस नाउ. That is why I wanted to talk about Jodha Akbar. मेरे को when we were deep diving it ना, I just had a feeling that जोधा अकबर में ना, because when हमने देखा जब when you lost your mother, it's like कुछ होगा जोधा अकबर में. And I think this we have never spoken. आपने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया. सर उसके बाद सिंग इज किंग होती है. मैं अभी दबंग पे आ रहा हूँ, राइट. सिंग इज किंग ऑल्सो हैपेंड, राइट. एंड सिंग इज किंग वाज a movie that हम ही खुद सिंग है, राइट. यू हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस सर? सिंग इज किंग की ना शूटिंग बड़ी मुश्किल थी. उसका रीज़न ये था कि मॉम 13 अक्टूबर को पास हुए, और उस समय मैंने पिक्चर वो जस्ट साइन की थी, मतलब 10 दिन पहले होगी, शायद 2-3 अक्टूबर के आसपास वो पिक्चर कंफर्म हुई होगी. तो मैं मॉम को बोला कि मामा ऐसी ऐसी पिक्चर कर रहा हूँ, और मैं हूँ अक्षय, सिंग इज किंग है, बढ़िया है. तो मेरे मॉम किचन में कुछ काम कर रहे थे, और उन्होंने पापा को बुलाया कि तो सुनो, मैं तो एक बताऊँ तेरे किस बताता हूँ, एक बड़ा बात मत करना, किसी को नज़र लगती है नहीं. तो पापा कहते नहीं, बताओ पिक्चर कर रहा है वो सिंग इज किंग ना, जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा रहे हैं शूट करने के लिए. वो कहते बढ़िया बढ़िया, पर आप दसियो ना किसी ने नज़र लगती है. पापा कहते नहीं, मैंने किसको दसना. यू सेड योर डैड? नहीं, मेरी मदर. अच्छा, मम्मा ने मेरे मदर को इन्फॉर्म किया था, और मदर मेरे पापा से पंजाब में बात करें. मैं तो बॉम्बे में था. ठीक है. मैं तो बॉम्बे में था. तो फिर बातचीत हुई मामा से. तो अक्टूबर 19 को मेरी छोटी सिस्टर की एंगेजमेंट थी. तो मेरी जो टिकट बुक थी 14th या 15th की बुक थी टिकट, 2007. हाँ, करेक्ट. तो 11th 12th को मॉम से मेरी 12th को बात हुई. तो मम्मी कहती, हमने घर पूरा नया बनाया था, पेंट वेंट हुआ था. मम्मी कहते एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, सुनो आ जा भी तू, जैसे कि 4-5 दिन रह गया है, एंगेजमेंट करनी है मालविका की, जल्दी आ जा. तो मैं कहा मम्मा आज परसों की टिकट बुक है. एंड 13 अक्टूबर दिस हैपेंड. और जब मैं वापस आया तो आई वॉज टोटली शैटर्ड, ब्रोकन. तो मेरे को था कि मेरे को पिक्चरें करनी नहीं यार, आई वॉन्ट टू बी विद माई डैड, टेक केयर ऑफ हिम, पंजाब रहना है. तो मैं सबको मना कर दिया, मेरे को नहीं करनी पिक्चरें. इनफैक्ट मैं सिंग इज किंग के लिए मना कर दिया, मेरे को नहीं करनी यार पिक्चर, मैं आई वॉन्ट टू बी हेयर. तो दे सेड कोई नहीं, तू आराम से रह, देखते हैं बाद में देखेंगे. तो 20-25 दिन बीत गए. हमने सब सारे मॉम की जो रिचुअल्स है सब पूरे किए. सो पापा कहते तू जा यार, तू करके आ काम, मॉम का सपना था तेरा छोड़ना है. कि नहीं पापा, मेरे मन नहीं करता मेरा. सो देन ही फोर्स मी. और सिंग इज किंग की थोड़ी डेट वेट्स भी उन्होंने आगे पीछे की मेरे लिए, और मैं खैर चले गया, ऑस्ट्रेलिया चले गया शूट करने के लिए. और
मैं मुझे याद है कि जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैं रो ही रहा था, सब एक्टर चुपचाप करा रहे थे। सेट पे ही पहुंचा, पूरी शूटिंग के दौरान हर शॉट के बीच में आई यूज्ड टू बी इन वन कॉर्नर क्राइंग। और फिर वो जो एडी सा आगे निकलते निकलते बोलता था कि यार रो रहा है सोनू, कैसे बुलाएं इसको शॉट के लिए, तो दे वेट। तो मैंने नज़र की कोने से देखता था कि यार बुलाने आए हैं, तो देन आई यूज्ड टू, मैं चलो लेते हैं शॉट लेते हैं। तो कहते नहीं कोई नहीं, तू टेक योर टाइम है कि नहीं लेते हैं शॉट। और वो पिक्चर कॉमेडी पिक्चर थी, और आप हर सीन में हंसा रहे हो लोगों को, आप कॉमेडी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट इनसाइड यू आर ब्रोकन। आपको पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हो। और फिर वो पिक्चर की सिंग इज किंग, चलो हिट भी हुई, लोगों को हंसाया भी, मज़ा भी आया। बट आई थिंक दैट वाज अ पार्ट ऑफ एन एक्टर विच एवरीवन शुड रियलाइज कि जो आप सिनेमा पे देखते हो और जो उसके पीछे होता है बहुत अलग होता है। यू हैव टू फेस दोस थिंग्स कि बहुत मज़ा आया एक्टिंग करते हुए, पिक्चर बड़ी हिट हुई, बड़ा नाम हुआ, फ़ॉरेन घूमने गए थे, बड़े अच्छे कपड़े पहने, एक्शन किया, पर उसके पीछे की एक अलग फिल्म चल रही होती है, आर्टिस्ट का जो अपना पर्सनल स्ट्रगल है, तो उसको कोई हर बंदा नहीं देख पाता। आई थिंक दैट्स द लाइफ ऑफ एन एक्टर। अगर शायद कोई आप जॉब करते होते तो शायद आप वहाँ रोके कुछ होते नहीं, पर आप सिनेमा में नहीं दिखा सकते कि आप अंदर से टूटे हो। सिनेमा में आप हंसते हुए लोगों को हंसाते हुए नहीं दिखा सकते हो कि हाउ डिफ़िकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ यू आर लिविंग नाउ, और क्या आपके माइंड में चल रहा है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ सिंग इज किंग। भाई आपके जो इमोशनल साइड है ना, आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ vulnerable or you're speaking from heart. I'm really thankful भाजी that I can feel the energy. जितने लोग यहाँ बैठे हैं देखें, एंड जितने भी हज़ारों लाखों लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट को, आई थिंक दे विल ऑल्सो फील दिस साइड ऑफ यू, है ना। बिकॉज देखने और लंबा चौड़ा एकदम कोई भी किसी को भी कर देगा, बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल बिकॉज आई वांट टू पॉज एंड जस्ट से थैंक यू that of just being so vulnerable with you. In fact, I want to say thank you to you for making me visit those memory lanes, which sometimes go on a back seat with the life that's happening around. So I'm glad ki we are doing this. So 2010 Dabangg happens. Before I ask you your Dabangg experience, मैं as a fan, है ना, as an audience मैं बताऊँ। सो मैंने थिएटर में फ़िल्म देखी थी, ठीक है। मैंने जब थिएटर में फ़िल्म देखी एंड आपकी मैं फ़िल्में देख चुका था, मुझे ना बस एक चीज़, मेरे को मेरी मम्मी को, आई थिंक हम सारे फैमिली इकट्ठे गए थे देखने, मेरी मम्मी ना मेरे को ये पूछी जा रही जब ख़त्म हुई फ़िल्म, यार सोनू सूद इन्ना तगड़ा लंबा चौड़ा है यार, वो क्यों मार खा रहे थे कहते पॉसिबल ही नहीं है ये। कहते उसकी बॉडी तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सलमान खान तो। एंड आई थिंक दैट वाज द फीलिंग, वाज अ गुड मूवी, ग्रेट मूवी, वेरी फन मूवी। तो मेरी वो फीलिंग थी, आई रियली एंजॉयड द मूवी, वाज अ ग्रेट मूवी। बट मी एंड माई मॉम वाज जस्ट इंक्विजिटिव कि कैसे हो सकता है, आपने नहीं सोचा? दबंग वाज वेरी स्पेशल। पहले तो मैंने मना ही कर दिया था पिक्चर करने के लिए जब फर्स्ट टाइम आई थी। अभिनव कश्यप वाज एन असिस्टेंट इन मणिरत्नम्स युवा। तो जब उसने बोला अनुराग कश्यप ने लिखी थी, हाँ ब्रदर था, तो मैं बोला जब मैं पिक्चर डायरेक्ट करूँगा ना, मैं तेरे को पक्का मेरे को लेना है, एंड ही वांटेड मी टू बी द हीरो एंड व्हाटएवर। फिर जब दबंग आई तो मैंने बोला यार ये नहीं मेरे को करना, तो दे सेड कि नहीं दे आर सलमान एंड एवरीवन इज इंसिस्टिंग तू ही कर सकता है। मैं क्या नहीं, मेरे को नहीं करना है, तो मैंने नहीं किया। फिर जब बड़े टाइम घूमते घूमते बोले कि नहीं यार तेरे को प्रॉब्लम क्या है उस रोल में, तो मैंने बोला कि मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगता रोल। सो क्या करना है, मैंने बोला कि मैं लिखता हूँ, वैसे मैं बड़ी फिल्मों में डायलॉग्स लिखे, बड़े अवार्ड्स भी मिले लोगों को, मैंने कभी क्रेडिट नहीं लिया, बट मैं लिखता अच्छा हूँ। तो मुझे सिंग इज किंग में मैंने बहुत पोर्शंस लिखता रहता था मैं। तो दे सेड कि अच्छा तू बता क्या करना है तेरे को। मैं क्या मुझे फिर आप 3-4 दिन दो, मैं कुछ लिख के आता हूँ इसको। अभिनव कश्यप, या अभिनव को पता था, अभिनव को तो पता ही था लिखता हूँ मैं। तो मैंने अरबाज का ये फ़ोन है, मैं कि मैं कुछ अपने ढंग से लिखता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बताना। कह रहे ठीक है। तो मैंने 2-3 दिन में उसका पूरा कैरेक्टर जो था घुमा दिया। पहले वो चेदी सिंह का कैरेक्टर एकदम बड़े गुस्से वाला था, मार दूंगा लुट दूंगा, एकदम गुस्से में था, कोई नहीं। मैंने उसको थोड़ा सा कॉमेडी की एक स्ट्रीक दे दी उसके अंदर। और जो मैं बिहार वालों के साथ टाइम बिताया नागपुर में, मैंने वो उनकी सब स्ट्रीक्स डालनी, कैसे बैठते हैं, क्या बात करते हैं, फ़ोटोग्राफ खिंचाने का शौक़ रहता है, ये है वो है, सब मैंने वो सारी स्ट्रीक्स डाल के
अभिनव को सुनाई, अभिनव को अच्छी लगी, अभिनव कहते चलो अपन सुनाते हैं अरबाज को, इन सबको सुनाते हैं। तो वी वेंट टू द ऑफिस और वहाँ पे सलमान आए, तो सलमान ने देखा, अरे यू आर नॉट डूइंग योर फिल्म ब्रदर, व्हाट, इट्स अ वेरी गुड फिल्म एंड ऑल। तो अरबाज सेड कि नो सोनू ने बड़ा एक अच्छी चीज़ क्रैक की है सलमान, लिसन टू दैट। तो हाँ बता। तो मैंने उसको सीन करके बताया कि बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए, तुम हमें विलन बोलते हो, जो है कि भैया तो जब करके बताया तो सलमान स्माइल्ड, तो बट ही वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि इसको कॉमेडी का स्ट्रीक देना चाहिए। सलमान बोला नहीं यार अच्छा है, बट डोंट डू कॉमेडी यार, छेदी सिंह ऐसा है वैसा है। तो मैं क्या, आप भी स्माइल किए है ना इस रोल में, जब मैंने सीन सुनाया आपको, तो इस पब्लिक भी स्माइल करेगी, तो उसको करते हैं। सो ही वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड इनसाइड व्हाट आई फेल्ट, बट ही सेड चलो करते हैं। तो वी स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म, बन गया, अच्छा बन गया रोल। एंड व्हेन आई रिमेंबर जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई, हमारा एड लैब्स में फर्स्ट शो हुआ, तो सलमान के ही सेड कि पीपल आर लविंग यू, ग्लैड कि तूने वो कॉमेडी का स्ट्रीक डाल के वो छेदी सिंह को इतना लाइवली बना दिया। सो ऐसे बनी दबंग, यू नो कि आपने सीन्स खुद लिखे अपने? मैंने बहुत या काफ़ी लिखे थे, मैं लिखता हूँ, मैं हर अभी पिक्चरों में बहुत सारे लिखता हूँ और लिखे थे। इनफैक्ट अभिनव भी कमाल का राइटर है, हम लोग दोनों बैठ जाते दोनों लैपटॉप पे और मैं करके बताता था। मैंने कुछ सीन्स अपनी, कुछ वो एंगल्स मैंने अपनी साउथ की पिक्चरों में भी कहीं लिखे थे, जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने उसको नोट कर लेता हूँ, कहीं इसको घुमा के लेके आऊँगा। तो मैंने फिर वो, बट आप क्रेडिट नहीं लेते हैं ना? लेते नहीं, अभी फतेह के अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें लिखे, मैंने बोला कि यार बहुत सारे चीज़ें लिख दी हैं, लोगों ने अवार्ड्स ले लिए, अभी खुद लिख लेता हूँ। बट हाउ इज वर्किंग पाजी विद सलमान खान? मतलब उनके बारे में बड़ा कुछ सुनते हैं, बट रियल, राइट, यू वर्कड विद हिम, राइट, हाउ इज ही इन रियल लाइफ? ही इज अ ग्रेट गाय, बहुत यू नो चिल्ड बंदा है, एकदम मस्त है। यू फील यू नो हैप्पी स्पेंडिंग टाइम। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिनेमा वही चलता है जिसकी वाइब ऑन सेट बढ़िया हो। अगर ऑन सेट एक्टर्स को मज़ा आ रहा है, दे आर एंजॉइंग, वो पिक्चर हिट होएगी पक्का। और कितनी मेहनत कर लो, कितना भी खर्चा कर लो, अगर सेट की वाइब नहीं है और वहाँ पे लोग, एक्टर्स खुश नहीं है, स्टाफ खुश नहीं है, टेक्नीशियंस खुश नहीं है, पैसे नहीं आप लोगों के दोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा होगा, वो पिक्चर कभी नहीं चलेगी। ये कितना भी बढ़िया से बढ़िया स्क्रिप्ट ले लो, ऑलवेज द वाइब दैट you feel on the set will tell you this film is working on. कि एनर्जी कैसी चल रही है? And the energy was great. Energy was great. तो आपको पता चल जाता है कि सही जा रहे हैं आप। And पाजी, how did life change after Dabangg? दबंग वाज गुड। ओके, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जितना आप जिंदगी में ऊपर जाते हैं ना, उतने ऑक्सीजन लेवल्स कम होने शुरू होते हैं। करेक्ट। क्योंकि आप चूज ही कम होते हैं, यू हैव थिंग्स टू लूज कि भैया हाँ क्या चूज़ करना है। मैं अपनी पिक्चरों में शुरू से ही चूज ही रहा हूँ, चाहे साउथ हो या कुछ हो। मैंने कम काम किया, लेकिन आपको बहुत मुश्किल से कोई ऐसी फिल्म चुनने को मिलेगी यार ये इसमें क्या सोनू कर रहा है। पिक्चर चले ना चले, अच्छी बने, वो मैं कभी आपके हाथ में नहीं रहता। बट आई बीन वेरी चूजी। मैंने बहुत सोच समझ के फिल्में की हैं, मना किया एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर टू पीपल कि मेरे को नहीं करनी रोल बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस्ड एज एन एक्टर। मेरे सवाल जवाब में ये होता था कि मैं इस शहर में अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, क्या मैं ये करने आया हूँ? उस सेट पे जब मैं बैठा हूँ तो मेरे पास ये जवाब होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं पंजाब के अंदर, उनको छोड़ के यहाँ पे बैठा हूँ। दिस टाइम इज़ रियली वर्थ। मैं घर पे बैठा रहूँगा फ्री, लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे इस शहर में नहीं है। सो दैट वाज माय रूल व्हेन आई केम टू दिस सिटी एंड आई स्टिल फॉलो दैट। पाजी, 2010 Dabangg happened. 2014 you did another film like Happy New Year. Right? And I think that was your second film with Abhishek Bachchan. मतलब आपने युवा में काम किया, but it also had Shah Rukh Khan. How was that experience? I think वो क्रिसमस के आसपास आई थी ना, दिसंबर के आसपास है ना? तो इनफैक्ट मैं एक फिल्म शूट कर रहा था एंटरटेनमेंट बैंकॉक में, तब फारा ने मुझे फ़ोन किया कि मैसेज पिक्चर शुरू कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि चलो सब मज़ा आएगा। उसका दुबई में शूट हो रहा था, बैंकॉक दुबई बहुत दूर है, तो 4-5 दिन डेट्स क्लैश हो गई कि ये छोड़ो, उधर मैं छोड़ नहीं सकता था, इधर मुझे शुरू करना था। फिर एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू फ्लाई फ्रॉम दुबई टू बैंकॉक, बैंकॉक टू दुबई। इधर दिन में शूट करता था, उधर शूट करता था, दिन में शूट करता वापस। तो जैसे ही मेरे दुबई में शूट खत्म होता था, जैसे ही मैं दुबई का इमिग्रेशन क्रॉस किया तो उसकी मैं जो ग्रीन स्टैम्प लगता है उसका फ़ोटो खींच के इनको भेजता था कि मेरा वापसी का वीज़ा रेडी करो। बाय द टाइम यूज्ड टू लैंड इन बैंकॉक, फिर मैं शूट वापस आता, मेरा वीज़ा आता था, वहाँ से फ्लाई करके मैं दुबई आता था। सो एवरी सिंगल डे आई डिड दैट। इनफैक्ट इन द शूट ऑल्सो, जब हम इंडिया वाले सॉन्ग शूट कर रहे थे, इन द नाइट टिल 5 in the morning, 5:36 in the morning I used to shoot in Film City for Happy New Year। तो 7 साढ़े 7 की फ़्लाइट लेके मैं हैदराबाद जाता था, वहाँ से 11 साढ़े 11 तक
शूट करके 3-4 घंटे हैदराबाद में शूट करके वहाँ से चेन्नई जाता था। चेन्नई में 3-4 घंटे शूट करके वहाँ से 6-7 बजे की फ़्लाइट वापस पकड़ता था बॉम्बे की, और बॉम्बे सीधा फिल्म सिटी जाता था, फिर पूरी रात बॉम्बे में शूट करता था, फिर अगले दिन सुबह ऐसे हैदराबाद जाता था। फॉर 7 days, day and night, I was shooting without even a wink of sleep for 3 films at a time. But I never felt tired because I was enjoying the sets. I was enjoying the. And शाहरुख खान also like सलमान खान, उनकी भी नेचर ऐसी है एकदम चिल्ड आउट की, और both are very different. No, I think both are similar on a I would say at certain levels where they make sure that people on the sets feel comfortable, they enjoy, and they also believe in the vibe that set carries. एक और से जो फिल्मोग्राफी की हम बात कर रहे हैं इज जैकी चैन, उसके बाद बात करनी ही करनी है मैंने, है ना? कुंग फू योगा, हाउ डिड दैट हैपन? मैंडरिन की लैंग्वेज, मतलब बंदा यहाँ तमिल तेलुगु हिंदी समझ आ रही है, हाउ डिड दैट हैपन? आई प्लीज एक्सप्लेन दैट स्टोरी, बिकॉज मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जैकी चैन का. हाउ डिड कुंग फू योगा हैपन? डिड यू एवर थिंक दैट यू विल रिकॉर्ड अ मूवी इन मैंडरिन, इन चाइनीज? आई वाज इन पंजाब. So I get a message ki, hi, this is Bobby Tung and we are calling from Jackie Chan's office, and we're considering you for a very, very important role for a film with him called Kung Fu Yoga, with these 2 parallel leads, you and Jackie Chan. So I was pretty excited. I've always been a Jackie Chan fan since kid, doing those stunts, learning how to do it, making of the जो इनकी फिल्म की रहती थी वो सब मैं देखता रहता था. And cut to, you land up on the sets, you're sitting with Jackie Chan. And I get a message on my phone from a friend with a screenshot. We said कि यार सोनू, तूने 5 साल पहले एक तो इंटरव्यू ले रहा था जिसमें तू एक सोर्ड फाइटिंग कर रहा है, और उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने तेरे से सवाल पूछा कि why you learning this sword fighting, तो तूने बोला कि who knows one day I'll be shooting for a film with Jackie Chan. तो मैंने इंटरव्यू में उसमें फ्लो में बोल दिया होगा है, पता नहीं. तो वो उसकी उन्होंने क्लिप मुझे 5-6 साल बाद भेजी, एंड आई रिसीव्ड इट. हाँ यार, तो 5 साल बाद पहले बोला था. तो जैकी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वी आर हैविंग डिनर. मैं क्या, लुक जैकी, एंड ही सेड, वाह मैन, दिस इज सो कूल, कैन यू गिव दिस टू मी? तो मैंने बोला यार ऑफ कोर्स, मैंने उनको दिया. एंड ही सेड, तो आइडिया ये है कि पता नहीं रहता कि आपके जुबान से कौन सी कई बार चीज़ निकलती है और सच हो जाती है. एंड द होल एक्सपीरियंस वाज फिनोमिनल. ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट को-स्टार आई कम अक्रॉस, who makes sure that everyone from a spot boy to a lightman to the top actor on the set has been taken care. He's like a kid on the set. सुबह आएंगे, हाथ में फ्रूट्स होंगे, टूथपिक से सबको खिलाते हैं, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, सबको अपने हाथ से खिलाएंगे. फिर उसके बाद कई बार रात को मुझे बोलते हैं, चलो लेट्स आई कुक फूड फॉर यू. तो बुला लिया, तो इतनी छोटी सी उसके रूम के अंदर कोई कॉर्नर में किचन होगी, तो ऐसे छोटी सी बॉक्सर शॉर्ट पहनी हुई है उसने, बनियान है, खाना बना रहा है. आपके साथ मेरा एक दोस्त है, अभी हम लोग बैठे थे, तो अभी मेरे को देख बोला, यार जैकी चैन यार, कह रहा है खाना बना रहा है हमारे लिए, बैठा है यहाँ पे, क्या चल क्या रहे? तो मैं कहा हाँ कुछ नहीं. तो ही केम, खाना खाने लगे, हम तीनों ऐसे बैठे, खाना यू एंजॉय, यू कुड शुड आई किक समथिंग एल्स फॉर यू? मैं कह नो, जैकी इज गुड एंड नो. तो अब खाना खाते खाते कि अगर आपका खाना छूट जाए, थोड़ा सा खाना छूट जाए, इसे कैन यू हैव दिस फूड, तो आपके खाने का प्लेट में डाल लेगा, आपके खाने का प्लेट में, जानता भी नहीं किसी को, तो उसका प्लेट में डालेगा. लेट्स नॉट वेस्ट फूड, आई एंजॉय. तो आपका खाना जूठा ही खाना शुरू कर देगा. तो ऐसा है. वी आर शूटिंग इन जयपुर. रात को खाना उसने ऑर्डर किया, शाम को 7:30-8 बजे जो खाया होगा, रात को पड़ा होगा खाना, वैसे जैसे अपने होटल में कई बार हम ऑर्डर करते पड़ा रहता खाना. तो सो गया, रात को 3-4 बजे उठा होगा, तो भूख लगी होगी. तो ऐसा नहीं कि उसने नीचे रिसेप्शन में खाना मंगाया, वही ठंडा बोला, व्हाई यू ईटिंग ऑल दिस फूड? नो नो नो, व्हाई टू वेस्ट दिस, ऑल ओके ओनली ना. तो खाना खा के आराम से सो गया. सो आई थिंक ये सब चीज़ें सीखने वाली होती हैं. हमारे क्या होते हैं, हमारे एक्टर्स के नखरे बड़े होते हैं सेट्स पे. एक जाने जाएंगे, 20 लोगों का खाना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम हिम. जब मैंने उसको इंडिया भी बुलाया था, इंडिया लेके आया था मैं उसको, सो मैं उसको खुद ही रिसीव करने गया, मेरी गाड़ी में बैठ के, वी वेंट टू कपिल शर्मा शो. ही सेड कि सुनो, मैं रात को, तो मेरी फ्लाइट है, मैं जाना है वापस, तो जितना मर्जी मुझे यूज़ कर. उसने एक बंदे ने खाना नहीं खाया जब से लैंड किया. मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं, तो खा तो दी कुछ, तो ईट समथिंग. जाएगी, नो नो आई एम गुड, लेट्स यूटिलाइज इट. तो हम लोग इधर मैरियट में हम लोग स्टे किए थे. सो नीचे से ऊपर इंटरव्यू, ऊपर से नीचे, नीचे सब जगह लगा ही हुआ था. ही वॉज तो कहा कि यार इस बंदे ने मेरे को बुलाया, आई नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड गिव मैक्सिमम व्हाट आई कैन. सो आई थिंक दैट makes him what he is today. All से जितने भी लेजेंड्स हैं, जितने भी ग्रेट, इनमें कॉमन है सर? डू यू फील दैट ऑल ह्यूमिलिटी ये कॉमन है सब में? इज इट अ कॉमन स्ट्रीक इन ऑल द पीपल? कॉमन है, पर कई लोगों को उसके बिना भी मिल जाती है सक्सेस. वो भी एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सबको ऐसी मिल रही है. Does that sustain?
लॉन्ग सस्टेन कर लेती है? देखो क्या है ना, दो तरह की कामयाबी होती है। एक कामयाबी होती है कि आपके पास घर, गाड़ी, शोहरत, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप बेस्ट ऑफ लाइफ लीड करते हो। दूसरी है कि जब आप निकलते हो तो लोग बोलते हैं यार ऐसा बनना है, या बोलते हैं ऐसा नहीं बनना बॉस। तो वो है शोहरत मेरे लिए, कि लोग आप जैसा बनना चाहते नहीं। लोग ये नहीं बोलते कि मैं उसी गाड़ी खरीदूंगा, आपसे महंगी गाड़ी किसी और के पास है, आपसे बड़ा घर किसी के पास है, आपसे बड़ी घड़ी किसी और के पास है, लेकिन लोग बोले यार मुझे ऐसा बनना है, या अपने बच्चों को बोले यार ऐसा बनना बॉस। वो है शोहरत, वो है कामयाबी। सो आई फील जो हमारी कामयाब ब्रीड ऑफ, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक्टर्स हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितनी रिस्पेक्ट डिमांड करते हो, आप कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सर मार्च 2020 जी पे आते हैं अभी, उससे पहले 2014, 15, फिर 17, 18 फिल्म्स, आपको सर कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि लोग आपको बिल्कुल ही टाइपकास्ट कर रहे हैं फॉर ऑल विलन रोल्स? देखो मैं लगा तो मुझे था, बिल्कुल मेरे रोल कटते थे, मुझे पोस्टर से निकाल दिया जाता था, शूट करते थे पोस्टर्स पर यूज़ नहीं करते थे। तो अब जो पोस्टर डिज़ाइन करने वाले भी होते हैं कहते हैं यार कमाल है यार, लोग भैया इतना अच्छा शूट किया, वी मेड सच नाइस डिज़ाइंस बट दे डोंट वांट यू। सो इट डिडंट सरप्राइज मी, बट आई न्यू दिस वाज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। मुझे पता था कि ये होगा। मुझे फीलिंग गुस्सा आता था, फेल्ट बैड, क्योंकि मार्च 2020 के बाद तो बाद आता है ना, मतलब दैट्स अ डिफरेंट। नहीं आता था, हाँ, डेफिनेटली आता उससे था। बहुत पहले। बार ऐसे मेरी फिल्म्स के बेस्ट ऑफ बेस्ट शॉट्स कट गए, मेरी फिल्म्स के गाने रिकॉर्ड नहीं किए गए, गाने रिकॉर्ड हुए, डायरेक्टर से डायरेक्टर वाले छोड़ दे, रहने देते हैं यार, दूसरा बाद में करते हैं। तो मैंने कभी नाम नहीं कभी लिया, बट अगर मैं कभी ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि यार इतने कामयाब लोग, इतनी सक्सेस के बावजूद भी क्यों इतना इनसिक्योर होना, क्यों होना यार। अगर मेरी कामयाबी उनकी कामयाबी को किसी तरह के डेंट नहीं दे सकती, क्योंकि यू आर ऑलरेडी मेड, यू आर ऑलरेडी रीच दैट लेवल। बट अगर आप किसी को इनसिक्योर कर सकते हो, सो आई वुड से कि आपके में कुछ तो दम है कि आप इनसिक्योर कर रहे हो। सो देन यू शुड फील हैप्पी कि बॉस मेरे से इनसिक्योर है ना। थिंक लाइक दिस? आई ऑलवेज फील लाइक दिस कि बॉस अगर मेरे बारे में वो सोच रहा है कि यार इसका गाना डालने से या इसको पोस्टर में डालने से मेरे से टेंशन हट जाएगी, या इसका इस सीन रखने से या इसकी जो एंट्री शॉट है बड़ा कमाल है, एंट्री हो जाएगी, तो मतलब बॉस दम है, कोई बात नहीं, अपना जब समय आएगा मैं खुद बना लूँगा। बट आप याद रखते हो जो बंदों ने ऐसे काम किया? बिकॉज टुडे वी आर इन अ डिफरेंट, टुडे सोनू सूद ब्रांड इज डिफरेंट। मैं डेफिनेटली याद रखता हूँ, भूलता नहीं हूँ, पर मेरे को कुछ किसी से बदला नहीं लेना कि यार भैया तूने मेरा निकाला था मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे सोचते नहीं, ऐसे मैं नहीं, आई डोंट नीड टू थिंक, आई थिंक दे आर डूइंग देयर पार्ट, दैट्स व्हाट देयर कैरेक्टर इज। मैं जब मैं खुद अभी पिक्चर लिखी, बनाई, डायरेक्ट की, मैं तो मेरे घर के बाहर, ऑफिस के बाहर खड़ा होता था, यार मेरे को जॉब करने में, क्या यार देख रोल तो नहीं पर तू कर लेगा, चल इसका ऑडिशन ले इसको यार कर ले। क्योंकि मुझे पता है कि जब पीपल कम विद सर्टन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, तो उसको दिखना चाहिए, उसको आप कर दोगे तो देन अगर मैं किसी का रोल काट रहा हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि मेरा भी कोई यही कर रहा था ना। आई डोंट वांट टू बी इन देयर शूज। जो वो लोग थे, अब मिलते हो आप उनको? अब वो कैसे बिहेव करते हैं आपसे? अगर कामयाबी को आप रिस्पेक्ट करते हो, सैल्यूट करते हो, तो फिर तो आपको कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मज़ा तब है ना जब आप बाहर खड़े किसी नीचे अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के कंधे पे हाथ रख के बोलो कि यार बॉस सब बढ़िया है ना यार, अच्छा बढ़िया चल रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तेरी कोई फीस का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कामयाबी है। कामयाब कंधे पे तो हर कोई बंदा हाथ रखना चाहता है कि यार कामयाब है। सो आई थिंक दैट डिफाइंस देयर कैरेक्टर। मेरे साथ आज कोई अच्छा रहता है, या मेरे साथ पहले भी अच्छे रहते थे, ऐसा नहीं अच्छा नहीं रहते, सब अच्छे रहते थे, बट आई थिंक जो डुअल पर्सनैलिटीज़ हैं वो तो आपको मिलती रहेंगी। मैं इसीलिए बोला कि जितने आप लाइफ में ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल्स कम होते जाएंगे। सो यू शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग इनफ, यू शुड बी रियली थिक स्किन टू टेक दोस थिंग्स, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। इस इंडस्ट्री में तो नहीं सर्वाइव कर पाओगे। बाकियों में आप सोचो कि देश में अगर आप एक्टर गिनने जाओगे तो आपको 20 या 25 आप उंगलियों पे गिना सकते हो। तो इन अ पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़ आप 20-25 लोगों में से एक बनना चाहते हो, तो वो तो मुश्किल दौर है ही है, समय है ही है। जैसे ही आप थोड़ा सा बनने लोगों नीचे लोगों ने खींचने की बहुत से, ये कहाँ से आ गया यार, ये कहाँ क्या कर लेगा। जब मैं लोगों का भला करना शुरू किया तो बड़े लोगों ने पक्का पॉलिटिक्स में आएगा, ये उसी के लिए लगा हुआ है काम करने के लिए, देखना भी 1 महीने में बंद हो जाएगा। मेरे को आप द थिंग, मुझे सीएम पोस्ट पंजाब के लिए चर्चा होते थे, डिप्टी सीएम मेरे को ऑफर हुए, मेरे को राज्यसभा मैंने 2 बार छोड़ा, मेरे को बेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफर हुए, मेरे को नहीं करना था। जब मुझे करना होगा तो मैं उस दिन छत पे खड़ा होकर बोलूँगा कि हाँ मुझे करना है,
और मैं अपना हक मांगूंगा जो मुझे करना है। पर जब मुझे नहीं करना था सो मुझे नहीं करना था। मुझे सब बोलते तो यार पता है यार तू इतनी बड़ी चीज़ छोड़ रहा है, तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात है, तुम्हारी इंडस्ट्री के बड़े से बड़े एक्टर इन चीज़ों के पीछे पड़े हैं। तो मैंने बोला ना मुझे पैसे की लालच है, ना मुझे पावर का लालच है, तो मैं उन चीज़ों से परे हूँ। तो मुझे एक्साइट नहीं करती कि भैया मुझे मिनिस्टर बन जाऊँ या ये बन जाऊँ। जब बनना होगा तो मैं आई विल फाइंड माई वे इन, बट अभी नहीं मुझे बनना। और आज संडे एज वी स्पीक, आप चलो आज भी मेरे घर के बाहर आप लोग खड़े दिख ही जाएंगे आपको खड़े हैं। तो जो बंदा यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्रा, तेलंगाना, बंगाल से बिना जाने कि सोनू सूद घर पे है या नहीं है, सोनू सूद मिलेगा या नहीं मिलेगा, तभी भी वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है, तो मतलब वो उम्मीद लेके आया हुआ है। और अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं है सो यू आर लिविंग एन इनकम्प्लीट लाइफ। भैया पैसे सारे हैं, बाहर आप खड़े हो जाओ, मैरिट के लॉबी में चल जाओ, आपको पता नहीं चलेगा कौन कितने हज़ारों करोड़ का आदमी है। पर अगर उसके पास कोई उम्मीद से आता ही नहीं कि आदमी मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, सो क्या फ़ायदा उन दोज आर जस्ट द नंबर्स। सो दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल माय co-stars also, my producers also, my directors also, कि मतलब कामयाब पैसे से या फिल्मों से या बॉक्स ऑफिस नंबर से कामयाब नहीं होते हो। कामयाब आपका किरदार करता है, आपका कैरेक्टर करता है, और अगर वो नहीं है तो फिर तो आपसे मतलब क्या ही बोलें। सर मार्च 2020 या कोविड लॉकडाउन डिक्लेयर होता है, पहली बार कोविड का शब्द ही पहली बार सुना। डर का माहौल था, करेक्ट? मतलब मार्च, मतलब फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग द वर्ड कोविड-19। वो कहते हैं लोग मर सकते हैं इससे, कोरोना वायरस, पहली बार मार्च। आई रिमेंबर द डेज में कोविड लॉकडाउन हो गया थी, घर से निकल नहीं सकते। इन आवर लाइफ टाइम इट्स नेवर हैपेंड, राइट? कि अब घर से नहीं निकल सकते बाहर। मम्मी पापा से कई बार सुना है कि वैसे दंगे जब फसाद हुए हैं चीज़ें, तो भाई कर्फ्यू लग जाता। हमारी लाइफ टाइम में आई थिंक दिस वाज फर्स्ट टाइम दैट वी फील। सोनू सूद क्या कर रहा था उस दिन जब आपको पता लगा उस दिन कि ये लॉकडाउन, कुछ कोविड वगैरह कुछ हुआ? व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखो उसकी सीरियसनेस किसी को भी नहीं पता थी। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मिलियंस हु थॉट कि यार घर में रहना है और मे बी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा और वापस ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। नो वन एवर थॉट कि उसकी टाइम स्पेन क्या होने वाला है। सो जब थोड़ा थोड़ा मुश्किल जाने लगा, दूसरे चौथे दिन 5वें दिन जाने लगा और पता लगा लोगों को ज़रूरत है, तो आई वॉज ऑल्सो अमंग दोज मिलियंस ऑफ पीपल हु वर ट्राइंग टू गिव राशन टू द नेबरिंग स्लम्स और जहाँ पे भी चाहिए थे। एंड व्हेन आई वाज गिविंग थिंग, वो कैसे स्केल अप होना शुरू हुआ मुझे खुद ही पता नहीं चला। आई रिमेंबर जब मैं थाना में कलबा चौक करके एक जगह है, वहाँ पे मैं रोज़ एक ट्रक फ्रूट्स का बांटता था, फ्रूट्स लगाता था ताकि लेके जा सके खाना वाना, तो बांटते थे हम लोग। तो जब मैं उन फैमिली से मिला जो बच्चों को लेके पैदल कर्नाटका जा रही थी, तो मैंने बोला कि माइग्रेंट वर्कर्स, तो मैंने बोला कि मैं आपको घर भेजता हूँ, मैं कुछ परमिशन लेके आता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को 3-3, 4-4 महीने के बच्चे आपके हाथ में, कहाँ आप 10 दिन 15 दिन पैदल जाओगे? उन्होंने बोला कि 10 दिन के फ्रूट्स हमें पैक कर दो, हम सर्वाइव कर लेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं आप रुको, मैं कुछ परमिशंस का जुगाड़ करता हूँ। एंड आई वेंट टू स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशंस में, ऑफिसर्स वगैरह में धक्के खाने शुरू किए। सो आई रियलाइज इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ गेटिंग द परमिशंस। आपको सबके कोविड टेस्ट कराने हैं, उनकी रिपोर्ट्स लेनी है, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आपको उन स्टेट्स में भेजना है जहाँ पे जाना है, लोकल स्टेट से परमिशंस लेनी है, वो बसेस की परमिशंस लेनी है, बसेस के ड्राइवर्स को रेडी करना है, उनके साथ में क्लीनर्स, दूसरे ड्राइवर्स को रेडी करने के लिए, और फिर जिन जिन स्टेट से गुजरना है हर स्टेट की परमिशन लेनी है आपको जाने के लिए। दिस इज हाउ इट स्टार्ट। में क्या सर पॉसिबल नहीं, मैं लेके आता हूँ, मुझे दो आप। सो इट टुक मी 3 days to get all those permissions. I used my best of officers. मैंने लिया और मैंने 350 लोगों की परमिशन ली थी भेजने के लिए। और मैं किसी बंदे को बाय फेस या नाम से तो जानता नहीं था। तो मैंने जब भेजा उनको, और 35 बंदे एक बस के अंदर लाओ थे, 10 बसेस भेजी 350 लोगों की। एंड एवरीवन हैड टीयर्स इन देयर आईज, और बच्चों को लेके बोले कि सर हम जिंदा रहे ना तो हम वापस ज़रूर आके आपको थैंक यू बोलने आएंगे। और जैसे ज़िंदगी स्लो मोशन में हो जाती है ना, हर चीज़ स्लो मोशन में आपको दिखती है, वैसे ही मुझे दिख रहा था कि वो जा रहे हैं, आपको बाय बोल रहे हैं लोग, हज़ारों लोग माइग्रेंट्स ब्रिजेस के नीचे बैठे हुए हैं। एंड देन आई मेड अप माई माइंड कि मैं जब तक लास्ट माइग्रेंट अपने घर नहीं जाएगा, देश के वो किसी कोने में फंसा हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आई मेक श्योर दैट आई सेंड देम बैक टू होम। और विश्वास करो सिमर, उन हफ्तों में, उन महीनों में मैं हार्डली सोया हूँ। मैं आधा घंटा भी नहीं सोया, कई बार 5-5 दिन नहीं सोया। मुझे 1% भी बोलते ना झपकी लगना है नींद जैसा नहीं आया। मेरे को लगा ही नहीं कि इंसान को सोने की ज़रूरत भी होती है। आई वॉज लिविंग एट द बस स्टॉप्स, आई वॉज लिविंग एट द रेलवे स्टेशन, आई वॉज ऑन एट द ऑफिस कॉलिंग पीपल, अवेक ऑल नाइट ऑल डे। सब कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी नींद की। जहाँ लोगों को खतरा हो रहा था कि हम घर से ना निकलें क्योंकि पता भी नहीं था कोविड के बारे में,
यू आर गोइंग टू द मोस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं. Yeah. आपको एक बार नहीं, आपकी फैमिली को एक बार नहीं लगा कि यार, आपको नहीं लगा कि यार आई माइट ऑल्सो बी अफेक्टेड? मेरे को तो नहीं लगा, सही पूछो मेरे को तो आई थॉट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोलते ना कि जस्ट समवेयर कुछ डिवाइन कनेक्शन, कुछ पावर आता है. तो मैं था, मेरी फैमिली दे वर वेरी सपोर्टिव. दे सेड कि मतलब लगा रहा है अभी, आई थिंक यू नो व्हाट यू आर डूइंग द बेस्ट. मेरी सोसाइटी वालों को बड़ा हुआ जहाँ पे मैं रहता था उस समय कि यार ये तो पक्का कोविड लेके आएगा. यू नो वी हैव ओल्ड पीपल एट होम, से हमारे इफेक्ट हो जाएंगे. यू नो उन्होंने मीटिंग भी रखी कि यार इसको रोको, ये तो सारा दिन बाहर ही रहता है, या तो इसको बोलो कि मत आए सोसाइटी में. सो देन एक मीटिंग भी हुई, सबने बुलाया भी, एंड नो वन वॉज रेडी टू स्पीक कि बोले कौन यार, हु इज गोइंग टू बेल द कैट, कि बोले कौन. तो मुझे पता था कि क्यों मीटिंग रखी है, सोसाइटी वाले सब क्यों खड़े हैं. एंड आई टोल्ड देम कि यू नो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग आज दरवाजे के इस तरफ खड़े हुए हैं. भगवान अपने को दरवाजे की उस तरफ कब रख देगा अपने को पता नहीं चलेगा. सो लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग. और फिर उन लोगों को भी ज़रूरत पड़नी शुरू हुई, क्योंकि उनके रिलेटिव्स, उनके पहचान वालों को, किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ी, किसी को जॉब की ज़रूरत पड़ी, किसी को घर भेजने की ज़रूरत पड़ी. और उनको पता चलना शुरू हुआ कि मैं भेज रहा हूँ लोगों को. सो जो उनके पहचान वाले थे देश भर में, उन्होंने बोला यार सोनू तुम्हारी बिल्डिंग में रहता है, उसको बोलो यार बंगाल में लोग फंसे हुए हैं यार, केरला में लोग फंसे हुए हैं, हमारी पहचान वाले निकालो. एंड देन दे स्टार्टेड अप्रोचिंग. सो मैं उनको वही बोला कि अभी देखिए आपके पहचान वाले लोग हैं, यू आर अप्रोचिंग मी. सो हमें ये रुकना नहीं है. वी हैव टू, आई मेड एवरीवन पार्ट ऑफ द होल मिशन. मैंने छोटे छोटे हमारे जो कज़न्स हैं उनको मैंने लगाया कि यार डॉक्टर से फॉलोअप कर रिपोर्ट्स के लिए, ये फलाने के देख ब्लड पहुंचा नहीं पहुंचा उसके पास, ये इसके पास देख प्लाज्मा पहुंचा नहीं पहुंचा, उसके पास देख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा नहीं पहुंचा. सो होल जो नेटवर्क बनना शुरू हुआ, दैट वाज समथिंग मैजिकल. एंड आई थिंक ऑलमाइटी वाज मेकिंग इट हैपन. कोविड-19 का अगर आप बोले ना, कोविड-19 हेल्प, जी तो उसका सिनोनिम हो गया था सोनू सूद, जी. है ना पाजी. 2020 वाज फेज 1, 2021 फेज 2 वाज इवन वर्स. या आपको कब लगा कि यार दिस इज सीरियस नाउ? मतलब यू वर एट द सेंटर, राइट? Yeah. सर भारत में ना किसी के बारे में बात नहीं हो रही. कोविड-19 एंड द सेकंड कीवर्ड वाज सोनू सूद. उस लेवल तक चले गए थे, मतलब राइट फ्रॉम देश का मेंटर टू यू नो कि रियल हीरो, रियल यू नो दैट आप यू बीन एट द सेंटर. आपको कब रियलाइज हुआ कि यार बॉस ये तो सीरियस है यार? मेरे को ना सीरियस तो सिर्फ पहले दिन से ही पता था, बट सीरियस और ज़्यादा होने लगा क्योंकि जिन लोगों को हम लोग बचा रहे थे बच नहीं पा रहे थे बहुत सारे लोग. यू नो मैंने करीबन 9 एयरलिफ्ट करवाए थे लोगों को अलग अलग जगह से, जिनके दे वर डाइंग. एंड एयरलिफ्ट से मैंने उनको अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, हैदराबाद भेजा. उसमें से 3-4 लोग बचा पाए, 5-6 लोग नहीं बच पाए. और जिन लोगों से आप टच में हो डे एंड नाइट, उनके बच्चों से बात कर रहे हो, उनकी वाइफ से, हस्बैंड से. एंड दीस आर पीपल यू नेवर मेट. आई नेवर मेट टिल डेट. अब बात कर रहे हो, पर उनके साथ एक कनेक्शन ऐसा जुड़ चुका है कि जब उनके वो नहीं बच पाए तो यू आर क्राइंग इन योर हाउस. और आप अपने आप से पूछते यार तो कोई मिला भी नहीं इससे यार. मैं मतलब इतनी इमोशन का मतलब कैसे बाहर आ रही है इमोशन, बिकॉज दे बिकम अ पार्ट ऑफ ए फैमिली. आई रिमेंबर उत्तराखंड में हम लोग एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसके ट्विंस होने वाले थे. और डे नाइट हमने उसको इधर से उधर डॉक्टर्स को फ्लाई किया, बचाने की कोशिश किया, कर हम लोग बचा नहीं पाए. उसके जो ट्विंस है वो भी बेचारे दे कुडंट सर्वाइव. और 2 दिन बाद उसकी रियल सिस्टर जो हमारे से टच में थी और उसका हस्बैंड जो हमारे टच में था, ही सेड कि सर आपने बहुत कोशिश की मेरी वाइफ को बचाने के लिए, बच्चों बचा नहीं पाए, लेकिन नो वी वांट टू बी पार्ट ऑफ ए मिशन, आप बताइए कि हम लोग करें. एंड देन दे स्टार्टेड कॉलिंग पीपल, हेल्पिंग अस इन 2 days आफ्टर दे हैव लॉस्ट देयर यू नो फैमिली मेम्बर. सो इस तरह जुड़ने शुरू हुआ. एंड आई थिंक द इमोशन का एक ऐसा हाई था कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या सीरियस है. पता था कि बचाना है बॉस, अगर आप थोड़ा सा ही कहीं आपने ढील छोड़ी, सो यू नो पीपल विल डाई. सो आई थिंक वो इमोशन मॉम डैड करवा रहे थे, क्या लगता है? मॉम डैड 100%. आई थिंक इट वाज नॉट पॉसिबल. मेरे को बड़े बड़े मिनिस्टर्स फ़ोन करते थे यार बेड्स दिला देते. मैंने बोला कि सर आपकी सरकार है, बेड तो आप दिलाओगे, मैं कहाँ से? नहीं तेरी आवाज़ सुनी जा रही है, तू कर. सो आई थिंक वो एक ऐसा फेज था जब इफ़ आई रीविजिट दोज मोमेंट्स, तो इट वाज समथिंग मैजिकल. सर कई लोगों ने आफ्टर 21 व्हेन यू वर अ सेंसेशन, घर पे बात हो रही थी, मतलब घर पे, एंड दैट इज अ टाइम दैट वी आल्सो गॉट कनेक्टेड, है ना. तो बट सर फ्लिप साइड आपने बोली कि जितना ऊपर जाओ ऑक्सीजन भी कम होता रहता है. फ्लिप साइड है कि बहुत लोग जैसे आपने बताया कि बोल रहे थे कि यार कोई पोस्ट के लिए कर रहा है, बिकॉज सर यू वर द ओनली वन दैट वाज ट्रेंडिंग. लाइक 2 साल तो आप ट्रेंड किए हो ट्विटर पे. तो सर हाउ डू यू सी दैट पार्ट ऑफ ऑल्सो, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, चीज़ें आपके कोई सोर्सेज ऑफ फंड्स पे बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है
यू वर चिल, आपने कोई कमेंट ही नहीं किया, आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इतने साल? मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरे पास समय नहीं था उनके बारे में सोचने का। मुझे पता था ये लोग आएंगे, उठेंगे, बोलेंगे, पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे मेरे लिए। और फिर बाद में उन्हीं लोगों ने हेल्प भी मांगी, उन्हीं लोगों की मदद भी किया, और उन लोगों ने आके सॉरी भी बोला, सब कुछ हुआ। बट या तो आप उनके बारे में देखो, ये मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अच्छा काम करने लगोगे ना, ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको काम रोकने के लिए बोलेंगे 100% ऐसे ही होएगा ही होएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। या तो आप रुक जाओ, या तो आप चलते रहो। मैं हमेशा किस्से का जिक्र करता हूँ। एक शुभम नाम का लड़का जिसका लिवर ट्रांसप्लांट कराना था, जोधपुर से था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये बचाना है भाई इसको, बच्चे को, गरीब फैमिली का है, और पता लगाया 28 लाख का लिवर ट्रांसप्लांट होता था उसका। मैंने पूछा कितने तुम्हारे पास? कहते सर 1.5 लाख है मेरे पास। तो मैंने बोला 1.5 लाख तो नहीं, और आप इंतज़ाम करो थोड़े, मैं करता हूँ अपने लेवल पे। तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल में सुब्रमण्यम जो CEO मेरे दोस्त हैं, मैंने बोला सर इसको बचाना है, 8 साल का बच्चा है, मर जाएगा, गरीब फैमिली है। तो कहते सुनो हम लोग करते हैं बेस्ट, तू बता क्या करे। मैं कहा सर, मैं एक डॉक्टर थे विजय वर्मा, मैंने उनसे बोला, तो 6.5 लाख रुपये उनकी फ़ीस थी, अपोलो हॉस्पिटल से लेते थे लिवर ट्रांसप्लांट कर, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स इन द कंट्री। ही सेड सोनो आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम यू, तो मेरी तरफ से मैं छोड़ देता हूँ। हॉस्पिटल ने 2-3 लाख, फार्मास्यूटिकल्स ने छोड़ दिए, सब कर दिए। तो जो 28 लाख की सर्जरी थी 18 लाख में होगी। उन्होंने 1.5 से 2-2.5 लाख और इकट्ठे किए, 3-4 लाख इकट्ठे हुए। मैंने CM ऑफिस में फ़ोन किया, 10 लाख मैंने उधर से करवाए राजस्थान से, और बाकी के 4 लाख 5 लाख मैंने दिए। सर्जरी होगी, बच्चा ठीक होकर वापस आ गया, पेरेंट्स आ फैमिली हैप्पी गुड। जब महीने में बिल आया तो मेरे पास वो फिर 18 लाख का पूरा बिल आया। तो मैंने बोला यार तो हमने दे दिए थे, CM से 10 लाख आया था, बाकी आया था। कहते नहीं सर वो आया नहीं। तो गलती से क्या हुआ, जो CM फंड के 10 लाख थे वो फैमिली को ट्रांसफ़र हो गए। तो मैंने फैमिली को बोला यार, मैं कहता 10 लाख उधर हॉस्पिटल में तो जमा करना, बच्चा बढ़ गया। कहते नहीं सर हमें बच्चा बड़ा भी तो करना है अभी। तो मैंने बोला यार बच्चा बड़ा करना है तो मतलब सर पैसे तो देने हैं ना आपको, उसके लिए आए हुए हैं। नहीं सर वो तो खर्च हो गया हमसे। तो जो मेरा दोस्त जिसने रिकमेंड किया तो वो बड़ा हुआ, कहता है यार अच्छा है। चले कहता है सुन भाई इनकी ना मदद ही नहीं करनी चाहिए, मरते ही अच्छे हैं लोग। सुबह के नहीं, ये ऐसे रोज़ केसेस आएंगे, या तो हमें बंद कर दें जो हम लोग हेल्प कर रहे हैं, यहाँ ही चलता रहेगा। दिस इज सिग्नल फ्रॉम गॉड कि बॉस टेस्टिंग टाइम है, कि बॉस चलना है, आगे रुकना है। स्पीड ब्रेकर्स उसी रास्तों पर आते हैं जो रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। कच्चे गंदे रास्तों पे स्पीड ब्रेकर नहीं आएंगे, बनी अच्छी रोड्स पे आएंगे जहाँ पे मंजिल जाती है। मैं क्या दिस इज़ अ सिग्नल, करते रहना है। एंड उसको भी अभी 3-4 साल हो गए इस केस को, आज भी हम उसके बाद भी 15-20 लिवर ट्रांसप्लांट करवा चुके होंगे। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट हैपन्स। वो बोलते हैं कि आप 1000 अच्छे काम कर लो, लोग भूल सकते हैं, पर आप एक जाने एक बार मदद ना करो, वो लोग कभी नहीं भूलते। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट द फॉर्मूला ऑफ दिस स्पेस इज। Then you have to choose whether you want to get into it or not. अभी विजन कैसा सूद चैरिटी फाउंडेशन का? व्हाट इज द विजन नाउ? क्योंकि लोग अभी भी मैसेज करते हैं सर, बाहर हम सारे देखते हैं भरे घर होते के हैं। बाहर अभी भी है, कोई किसी को आज भी कुछ चाहिए होता है वो बोलते हैं कि सोनू जी प्लीज़ हेल्प मी। क्योंकि मुझे ना लोगों ने बोला कि यार देख तेरे पीछे सारा देश लगा हुआ है, तू सब कुछ मदद नहीं कर सकता। इधर यू चूज़ एजुकेशन, इधर यू चूज़ मेडिकल, इधर यू चूज़ दिस थिंग। एक मैं बोलता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं करने का, पर मेरे पास इतने लोग आते हैं जो मेरे घर के नीचे बच्चा लेके 2 महीने खड़ा होगा कि भैया इसको बचा लो। तो मैं उसको नहीं बोल सकता कि भैया मैं तो एजुकेशन नहीं देखता हूँ, तुम्हारा मर जाए तेरा बच्चा। तो मैं तो कोशिश करूँगा ही करूँगा, बिकॉज आई एम एक्सेसिबल टू देम। या तो मैं एक्सेस बंद कर दूँ कि भैया अवेलेबल ही नहीं, भगा दो, जो नीचे आता है पुलिस खड़ी कर दो, भैया आने ही मत दो इनको। या तो वो तरीका है। आज भी लेन के अंदर वो हज़ारों लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बचत ज़िंदगी बच जाएगी हमारी। सो मैं तो नहीं बंद कर सकता, मुझे पता नहीं कैसे कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला सही है या नहीं, ये पैटर्न सही है या नहीं, मुझे पता नहीं। बट आई विल मेक माई ओन पैटर्न्स, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इट। मैं किसी से आंसरेबल तो हूँ नहीं, गलतियाँ भी करूँगा, सीखूँगा भी, बट आई एम लर्निंग माई लेसन्स। और ऊपर वाले की दुआ से सब अच्छा ही हो रहा है। यू नो फाउंडेशन के तरीके सीख रहे हैं हम लोग, बट स्टिल माइल्स टू गो। बट बोलते ना आप, लोग अपने आप जुड़ जाते हैं साथ में। कई बार हम किसी को पढ़ाना होता है तो सामने बंदा आ जाता है, यार मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ। मैं कहता अच्छा ठीक है यार, मेरे को मत दे, वहाँ से बुक्स भेज रहे हैं हम लोग, तो सीधा उस पब्लिशर को दे दे, यार गरीब बच्चे पढ़ लेंगे। सो वी स्टिल डू दैट। सो आई थिंक आई मीन गॉड इज हेल्पिंग। और सोनू सूद ब्रांड कैसे चेंज हो गया कोविड के बाद? मैंने सुना है कि कई लोग जो आपने कोविड से पहले कुछ शूट किया होता जो एज अ विलन, उन्होंने बोला कि नहीं अब इसको विलन इंडिया एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो एक्चुअल हीरो है इंडिया का। जी। तो क्या चेंज हुआ है सर उसके बाद? उसके बाद नेगेटिव रोल तो कभी नहीं आए तक ऑफर हुए, सब पॉजिटिव हो रहे हैं, सब बड़े बड़े रोल्स हैं। इनफैक्ट फतेह ऑल्सो
जो बनी फिल्म, इट वाज ऑन दोज नोट्स ओनली टू मेक समथिंग विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर स्टफ. बट येस, आई थिंक जो इतने साल पहले जर्नी शुरू हुई उसका ड्यू अभी मिल रहा है. सर फतेह पे आते हैं ना, मतलब बंदा सर अभी कहाँ हमने बात की थी वो कॉमिक्स है ना, कॉमिक्स से लेकर जी. अब फतेह आपका, यू हैव रिटन द फिल्म, आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू आ रहा है. हाउ इज द फीलिंग सर? द फीलिंग इज़ वेरी स्पेशल. आई वुड से कि जो मैंने पिछले 20 साल में सीखा सिनेमा में, मैंने आई पुट एवरीथिंग इन कि क्या होना चाहिए. जो मुझे शिकायत रहती थी कई बार एज एन एक्टर, यार थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा टेकिंग ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा कहानी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा एक्शन ऐसा होना चाहिए. तो मैंने कोशिश किया कि वो सब जवाब दूं. मैंने वन डे मेरे जो बेटियां बड़े एक्टिव हैं, बचपन से वो फिल्में एडिट करते आए हैं, बनाते हैं, दे हैव गॉट गुड एक्सपोजर टू द सिनेमा. मैंने उनसे पूछा कि बता कि यार भूल जा तू या मैं सन, क्यों देखने आएंगे सोनू सूद की पिक्चर, क्या खास है ऐसे भैया, मैंने बनाई इमोशन से इसलिए देखने आएंगे पिक्चर, या लोगों मैंने कोविड में काम किया इसलिए देखने, क्यों आए देखने. ठीक है आएंगे, कोविड में अच्छा काम किया था यार, अच्छा बंदा देखें पिक्चर, बट इज़ दैट फेयर कि मैंने उनके लिए काम किया इसलिए मेरी पिक्चर देखने है? नो, इट्स नॉट फेयर. सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए वो क्यों आए मेरी पिक्चर देखने? इसे डैड उसमें कुछ ऐसा हो जो कभी हिंदी सिनेमा ने देखा ना हो. लोगों के पास 500 हज़ार करोड़ के बजट होते हैं, लोग तो एक्शन भी एक से एक बना सकते हैं, खर्चा भी एक करते हैं, गाड़ियाँ भी एक से एक उड़ा सकते हैं. फतेह में क्या ऐसा होना चाहिए खास? तो मैं बोला तू बता तेरे को क्या चाहिए. कहते ऐसा कुछ शॉट्स, ऐसे कुछ सीन जो कभी ना देखे. मैंने उस पर बहुत काम किया. मेरी पिक्चर के अंदर उन्होंने बोला कि ऐसा शॉट जिसमें कोई कट ही ना हो, कि सिंगल शॉट चल ही आ रहा है. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो मैंने एक एक्शन डिज़ाइन करना शुरू किया जिसमें कट ना हो. सो मेरे एक्शन डायरेक्टर थे ली विटेकर, जिसने फास्ट एंड फ्यूरियस बनाई थी, जुरासिक पार्क बनाई थी. मैंने आई कॉल्ड हिम, आई सेड कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, एन एक्शन सीक्वेंस विद नो कट्स, सिंगल टेक चली आ रहा है, 100 बंदे लड़ रहे होंगे, इट शुड लुक रियल ऑल्सो. मुझे कोई केबल नहीं यूज़ करना है कि बंदा उड़ रहा है ये कर रहा है, वो नहीं चाहिए. इट हैज़ टू बी रियल बट नो कट, सीक्वेंस दैट पीपल शुड रिमेंबर इन ईयर्स टू कम. कि यार वो देखा था एक्शन सीक्वेंस का, वो है. ही सेड सोनू ग्रेट थिंग दैट यू थॉट, बट वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ फाइटर्स. कि अगर आपने एक शूट करना शुरू किया एक्शन, तुमने 70 लोगों से तो शूट कर लिया, 71st वाला बंदा एक गलती करेगा, वो मर जाएगा उसका एक्शन. वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ फाइटर्स इन इंडिया. तो मैं कि विल गेट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से लेके आएंगे, पर करना है जितनी मर्जी रिहर्सल. मैं 2.5 महीना उससे एक शॉट की रिहर्सल के लिए काम किया, एंड वी शॉट दैट शॉट विच विल वंस यू विल कम यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ शॉट इट इज़. बट नॉट ओनली दैट शॉट, ट्रांजिशंस हैपनिंग फ्रॉम वन शॉट टू अदर. मेरा ये था कि मेरी ऑडियंस ही ना देखे सिर्फ क्या है, कुछ अलग हो रहा है सिनेमा के अंदर, कुछ इसकी टेकिंग अलग है, कुछ लाइटिंग इसकी अलग है. मैंने किस सोफे पे एक्टर बैठेगा, क्या लाइटिंग रेफरेंसेस होंगे, उसके सारे के सारे शीट्स बनाए थे. कि एक जो गैफर जो लाइटिंग कर रहा है उसके पास भी एक शीट जाती थी कि आज अगर सिमर ऐसे बैठा हुआ है, इधर इसकी कम लाइट होनी चाहिए, इधर ज़्यादा होनी चाहिए, पीछे वाला मुझे लिटअप नहीं चाहिए. अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाते हैं हर चीज़ लिटअप होती है, फ्लैट लाइटिंग में पूरा सब बढ़िया जगमग होता है. आपने पर्पल शर्ट पहन ली या पीछे वाले ने पिंक पहन ली, सब चल रहा है. कहना ऐसा नहीं होगा. पीछे अगर पीछे बंदा एक्स्ट्रा भी खड़ा हुआ है, उसकी भी शर्ट या जिस कुशन पे बैठा हुआ उसका भी एक पैलेट होगा. सो हमने पूरा वो मैंने किया. मेरे को आई बिन वर्किंग ऑन दिस फिल्म फॉर पास्ट क्लोज टू 3 years. तो उसकी 2022 या 2-2.5 साल हो गए. मतलब शूटिंग तो मैंने मार्च में शुरू की थी लास्ट ईयर, इट्स बिन 1.5 years. बट उससे प्रेप से 1-1.5 साल पहले हमने पूरा एक कलर पैलेट, लाइटिंग रेफरेंस, शॉट रेफरेंस, द वे इट हैज़ टू बी डन वो किया. मैं नहीं बोलता कि मैं कोई बहुत देश की कोई बहुत बड़ी फिल्म बना दूंगा, पर इट विल बी अ फिल्म दैट पीपल से कि यार एक कुछ अलग है यार, इस पर काम बहुत हुआ है, समथिंग वेरी नाइस. एक्शन इज समथिंग विच वी हैवंट सीन इन बॉलीवुड सो फार. सो कोशिश है ऐसी, बट आई एम श्योर कि जो मेहनत हुई है कहीं दिखेगी. और डायरेक्टर क्यों, मतलब आप ही क्यों करना चाहते थे इसको डायरेक्ट? मैंने पहले नहीं सोचा था डायरेक्टर लेने का, पर जब मैंने किसी को लिया था डायरेक्टर, जब मैं नरेट कर रहा था, मुझे लगा कि दे आर गुड पीपल बट दे वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू द विजन दैट आई हैव. वो कहीं मिस कर देंगे यार, नहीं हो गया शॉट ओके है, नहीं ऐसा शॉट ओके नहीं. एंड समवेयर मैं जब भी काम किया है इतने सालों से, मुझे हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते तू डायरेक्ट करेगा पिक्चर, तू अंदर कुछ डायरेक्टर घुसा हुआ है, तो तू है, तेरे को शॉट्स पता है, तेरे को कहाँ से पता चलता है कैमरा लेफ्ट राइट किधर, तेरे को एक्सेस कैसे पता चलता है, जंप करते हैं एक्सेस करते हैं. एक्टर्स को अच्छे को नहीं पता. जैकी चैन ऑलवेज यूज्ड टू से यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर व्हाट, हाउ डू यू नो द एक्सेस जंप हुआ है, हाउ डू यू नो द कैमरा लुक राइट है कि लेफ्ट है,
क्या इधर से इधर कैमरा घूम गया, तो अच्छे अच्छे एक्टर्स को हमें नहीं आज तक पता चलता कि कहाँ पे होता है. वी समटाइम्स आस्क दैट DOP यार कौन सा है, यू नो व्हाट लेंस यू पुट इन, तो ये नहीं इधर ये करे ना 50 का लेंस लगाओ या 35 लगाओ यार इसमें हो जाएगा. यू डोंट नो, तेरे को एडिट भी पता है कि तू अगला शॉट लेता ही नहीं बिकॉज यू नो कि ये शॉट की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये कटेगा ही नहीं, शॉट जुड़ेगा ही नहीं. सो यू हैव दिस, यू शुड डू इट. सो पता नहीं था मैंने, आई नेवर थॉट, बट आई थिंक फतेह आपने भी थोड़ा सा हमको ट्रेलर दिखाया, मेरे तो गूज बम्स आ गए थे, आई स्वेयर मेरे गूज बम्स आ गए थे. कुछ बताना चाहोगे सर कहानी के बारे में, कुछ थोड़ा सा ब्रीफ? द फिल्म इज अबाउट साइबर क्राइम. एक कहानी भी वहीं से कंसीव हुई थी क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर चीटेड व्हेन दे ट्राई टू गेट इन टच विद मी कि सोनू सूद से मिलते हैं, भैया लिंक दबाओ सोनू सूद से कनेक्ट हो जाएगा, लिंक दबाओ, आपको इतने लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, ये उसमें 6,000 रुपये जमा कर दो GST के साथ, ये लिंक दबाओ. तो लोग बेचारे 6,000 भर देते थे और पैसे गायब हो जाते थे और 6,000 भी लेके गायब हो जाते थे. सो जब मैंने करीबन 250-300 FIRs पूरे देश में कराई, पकड़ाए लोग, उनको जॉब्स भी दिलाए, अंदर भी करवाए, तो पता लगा कि देश की बहुत बड़ी समस्या है साइबर की. सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस स्क्रिप्ट कि यार ये लिखा जाए और लोगों को एड्रेस किया जाए, एंड देन दिस इज हाउ फतेह वाज कंसीव्ड. कुछ बताना चाहोगे कौन कौन है सर उसमें? यू नो जैकलिन इज देयर, जैकलिन फर्नांडिस, एक नई लड़की है, शिवज्योति राजपूत इज देयर, देन नसीरुद्दीन शाह सर इज देयर, विजयराज इज देयर. You know, it's a great ensemble cast. The technicians are all from abroad. Vincenzo is an Italian DOP, वो थे वहाँ पे. Lee Whitaker is an action director. Sound जो हमने create किया वो सारा फॉरेन से मैं बना रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड स्कोर भी इंडियन, विद ऑल रिस्पेक्ट बड़ा कमाल का लगता है, बट डिफरेंट साउंड होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग ऑल दैट. सो कोशिश है करने की, एंड आई होप कि जितनी मेहनत हम लोगों को बनाने में लगी उतनी लोगों को देखने में. नसीर साहब तो लेजेंड है सर, मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम वर्किंग विद हिम? नो, आई हैड वर्कड विद हिम एज एन एक्टर इन मैक्सिमम. और नसीर साहब की इंट्रोडक्शन इनफैक्ट मैंने कभी जिक्र नहीं किया, कभी अभी पहली दफ़ा ही बात कर रहे हैं. वो तब हुई जब पिक्चर ख़त्म हो गई थी. सो नसीर साहब वॉज नॉट देयर इन द फिल्म फर्स्ट. अच्छा. पिक्चर पूरी ख़त्म होगी, विजयराज थे, पिक्चर ख़त्म होगी, पिक्चर देखी, कमाल लगी. सो बेसिकली ही वॉज अ गाय हु यूज्ड टू टॉक टू अ मशीन, केओस मशीन जिससे बात करते हैं, जहाँ से साइबर माफिया ऑपरेट होता है. जो पिक्चर मैंने देखी सब अच्छा था. मैंने बोला कि अगर इसको फेस मिल जाए केओस मशीन को तो बहुत कमाल होगा. पिक्चर तो ख़त्म हो गई थी हमारी, तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू था, एडिट भी ऑलमोस्ट लॉक पे था. सो मैंने बोला कि यार ऐसा करना चाहता हूँ. जो मेरे साथ काम कर रहे थे कहते कैसे होगा यार, पिक्चर तो लॉक होगी, सीन कहाँ, नसीर साहब को बीच में कैसे घुसा सकते हो, वो जुड़ेगा ही नहीं, पिक्चर नहीं जुड़ेगी. तो मैं क्या कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ. तो मेरी एक आदत है, मैं फ़्लाइट्स में बड़ा अच्छा लिखता था, कोई वहाँ पे क्या फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन रहती, कोई डिस्टर्ब नहीं करते. मैं बीच में US 2-3 बार जाके आया, मैं लंदन में था, बैंकॉक, तो लंबी फ़्लाइट थी. तो उसमें मैं पिक्चर हर रोज़ मैंने देखने की पकड़ना है क्या क्या कमियाँ लग रही पिक्चर के अंदर. तो मैंने बोला कि नसीर साहब को मैं डालता हूँ, पहले मैं रोल उनका लिखना चाहता हूँ. पर मैंने बोला यार मेहनत बहुत है लिखने में रोल, क्योंकि पिक्चर देखो शुरू में लिखना इंपॉर्टेंट है, पिक्चर कंप्लीट होगी उसमें घुसाना बड़ा मुश्किल रहता है कि पिक्चर जर्की हो जाएगी. अभी करना नसीर साहब के साथ है, विजयराज का काम खत्म हो गया, जैकलिन का खत्म हो गया, सब हो गया. अभी वो बात करेंगे किससे, उनकी दोबारा डेट्स में ला नहीं सकता, और इस बंदे को प्लांट करना है बीच में, और ऑर्गेनिकली प्लांट करना है. फिर मैं करता हूँ कुछ. मैं नसीर साहब के पास गया, मैं क्या नसीर साहब ऐसा है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. तो मैंने उनको पिक्चर के कुछ शॉर्ट्स दिखाए, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेसिव. ज़बरदस्त है यार, ये तो बहुत एकदम इंटरनेशनल लग रहा है. मैं सर मुझे आप एक दिन के लिए चाहिए पिक्चर में. तो आप कहता है आई लव टू बी ए पार्ट ऑफ इट, यू नो समथिंग लाइक दिस. तो बता मेरे को क्या करना है. मैं सर आपने मुझे ओके कर दिया, मुझे पता नहीं मुझे आपसे क्या करवाना है, आप मुझे 15-20 दिन दो, मैं लिख के लेके आऊँगा, फिर मैं आपको सुनाऊँगा, फिर आपको अच्छा लगा आप करना, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं. मैंने उनका रोल लिखना शुरू किया. मैंने जो पूरी पिक्चर थी, विच इज़ आई वुड से शुड बी ए केस स्टडी ऑल्सो, मेरे लिए तो रहेगी अगर मुझे दोबारा मैं वापस जाके देखता हूँ. तो मैंने उस सीन्स में पिक किया कि यार ये सीन के अंदर, इस सीन का एंड के अंदर विजयराज ने बोला कि बॉस कौन है वो बंदा. उसके बाद मेरी एंट्री होती है, मैं आता हूँ. इसके अंदर मैं नसीर साहब की एंट्री कराता हूँ. तो चलो ये नसीर साहब यहाँ पे सेट हो रहे सीन के अंदर, तो नसीर साहब आएंगे, पर इस नसीर साहब का जो एंड होगा वो अगले सीन की शुरुआत होगी. तो जो मुझे डायलॉग लिखने हैं तो मुझे इस सीन के एंड से शुरुआत करनी है नसीर साहब के डायलॉग की, और जो नसीर साहब का एंड होगा डायलॉग का, वो उस अगले सीन की शुरुआत उस डायलॉग से होनी चाहिए. सो कहाँ प्लेसमेंट होगी, पहले तो मैंने वो चॉक आउट किया उसको, फिर मैंने डायलॉग्स लिखने शुरू किए, फिर मैंने डायलॉग्स लिख के उसको पिरोया डायलॉग्स को. फिर मैंने जब डायलॉग्स पिरोए और मैंने सुनाना शुरू किया तो वो बड़ा
कमाल साउंड हुआ, सब कमाल है यार, ये तो क्या ट्रांजिशन है, ऐसा देखा ही नहीं हमने हिंदी पिक्चरों में कि अगर मैंने इधर नसीर साहब बोलते कि यार उसकी CCTV फुटेज मिली क्या, उनका आखिरी डायलॉग, तो अगला जो सीन है उसमें वही है, पुलिस वाला बोलता है अरे सर CCTV फुटेज मिल गई, किसी और से बात कर रहा है। सो जब वो सीन की बात हो रही कि अरे CCTV फुटेज मिल गई है और दूसरा पुलिस वाले बात करते हैं, तो मैं आई एम ट्राइंग कि नसीर का साहब का एंड यहाँ पे हो कि यार CCTV फुटेज मिली क्या। सो व्हेन दोज लाइन्स वर रिटन, व्हेन दोज शॉट्स वर टेकन, कि अगर मैं नसीर साहब के इतने क्लोजअप से शुरू कर रहा हूँ 100 का लेंस लगा के, तो मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आखिरी का शॉट 100 पे कटा है कि भैया मेरा इधर कटा हुआ, तो मैं नसीर साहब का इधर ही रखा शॉट, तो मेरे फेस से नसीर साहब का फेस कटता है, तो एकदम ऐसा लगता है कि यार क्या स्मूथ ट्रांजिशंस हो रही है। जब वो लिखा व्हेन वी शॉट इट, तो मेरे जिन्होंने देखा था, पिक्चर देखी थी, और जब उन्होंने देखा तो दे वर स्टन्ड, दे सेड ये तो कोई और पिक्चर है, हमने जो देखी थी तो कोई और पिक्चर है, ये तो एकदम इतनी कमाल लग रही पिक्चर, ये तो ऐसा लग रहा है कि नसीर साहब पहले का 25 दिन का काम चला है, मैंने एक ही दिन के अंदर ख़त्म किया था। और जब मैंने नसीर साहब को नरेट किया, मैं कह रहा सर एक दिन में ख़त्म करूँ, बट कहता तो कैसे ख़त्म कर गया, तो बहुत बड़ा है। मैं कहा सर मैं कर दूँगा, मैं आई एम वेरी गुड विद माई होमवर्क। तो मैंने ऐसे उनका होमवर्क करके बिठाया था काम। डू यू थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री? ही इज़ अ फाइनेस्ट ऑफ कोर्स, यू नो, जो पैशन, जो उनका जो जान डाल देते कैरेक्टर में, बड़ा अच्छा। आई थिंक ऐसे ऐसे डायरेक्टर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। आवाज़ ही बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, आवाज़, और उसके बाद यू नो ही डज सो गुड कि जब आप पढ़ते होते हो, यू नो, आप पहले तो राइटर हो, आपने सुनाया, मैंने आपको सिमर आपको अपना सीन सुनाया, मैंने इनको इनका सीन सुनाया, इनको इनका सीन सुनाया, फिर मैंने अपनी लाइन्स याद रखी, फिर मैंने DOP को बोला भैया इधर से ट्रॉली इधर चलना, ये लाइटिंग इस टाइम मोमेंट पे आपको इधर खड़े होना है, तो ऐसा डायरेक्टर पहले पूरा समझाया, फिर मुझे अपनी लाइन्स याद रखनी है, मुझे फिर सामने वाले को बताना है कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, फिर उनको बताना नहीं सर आपने ये नहीं थोड़ा सा एनर्जी इधर डाल दी है, कुछ कर दिया ऐसा, या मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, तो मुझे अपने लेवल पर करना है। सो इट्स सो डिफिकल्ट टू कीप ऑल दोज थिंग्स राइट इन वन गो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो यू नीड टू हैव गुड एक्टर्स जहाँ पे वो अपने लेवल पे कर दे। मैंने नसीर साहब बोला सर ये है, आप अपने हिसाब से देख लेना क्या है, पर थोड़ी सी ये दुनिया है इसकी, ये इसका आगा है, ये इसका पीछे, ये देख दिया पूरा। फिर जहाँ पे मुझे लगेगा तो मैं बोल सर थोड़ा पुश मारते सर, मैं हेल्प हो जाएगा सिंह को, हाँ चलो चलो करते करते। सो आई थिंक दैट्स अ टाइम यू नीड सम दोज गुड एक्टर्स टू डू जस्टिस अबाउट। एंड फतेह आपके कैरेक्टर का नाम है ना इसमें, फतेह। एंड कुछ सर ऑडियंस को बताना चाहोगे कब रिलीज हो रही है, व्हेन इज इट रिलीजिंग, व्हेन आर यू प्लानिंग? सो या फतेह, यू नो, इमोशनल, बड़ा पावरफुल नाम है फतेह। सो आई थिंक बहुत जल्द, यू नो, वी आर अनाउंसिंग दैट डेट। बाय द टाइम यू विल सी दिस एपिसोड, ऑब्वियसली डेट्स अगर आपके पास होगी इस साल आएगी फतेह। एंड यू नो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, और इनफैक्ट उसके अंदर एक डायलॉग भी है जो वन ऑफ माई फेवरेट इज़ कि उसके अंदर जो आपको भी मैं ट्रेलर भी दिखा रहा था, उसके अंदर एक पुलिस वाला बोलता है कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। सो टू विच फतेह रिप्लाइज कि कहीं पढ़ा था कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई ख़रीद ही लेता है। सो आई थिंक फतेह की लाइंस, डायलॉग्स बड़े कमाल के रहेंगे, जो लोग एंजॉय करेंगे। आई written some great lines all my life, but because this is my film as a director, I'll tell you this will have one of the best dialogues ever, written by me at least, I would say. And जब भी आप देखेंगे फतेह तो I promise you that it will be very special, और hopefully फतेह की फतेह ज़रूर हो जाएगी सर। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन आपको, प्रोफेसर सरोज सूद जी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, आपके फादर का इम्पैक्ट, उनकी सपोर्ट, I want you to end this podcast with some lines by your mother or father. मेरी मॉम हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लाइन फॉर मी टू रिमेंबर ड्यूरिंग कोविड की हम हमेशा सोचते हैं कि शायद हम इस लायक नहीं, यार मैं थोड़ा कर सकता हूँ, मेरा काम थोड़ा, यार मुझे कहाँ आता है किसी का इलाज कराना, किसी की पढ़ाना, किसी को मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो यू नो कंपनीज बिल्ड करना है, मेरा काम तो ये करना है, बट यू नेवर नो कि यू कैन सेव समवन लाइफ। तो इसीलिए ये लाइंस मेरी बड़ी स्पेशल है। और हमेशा एक चीज़ और भी कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। सो आई थिंक व्हेन यू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल, so that is something that can change anyone's life, no matter you're a writer, director, cameraman, a clerk working in a government job, or anyone XYZ.
पर जब दुआओं की जो फिर की ज़िंदगी में घूमती है, फिर देन स्काई इज द लिमिट. सो कीप ऑन डूइंग इट. और इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि यू हैव टू बी रिच, फेमस, इन्फ्लुएंशियल टू डू इट, कि यार मैं एक दिन बहुत कामयाब होऊंगा ना, मैं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करूँगा. यू डोंट हैव टू बी वन. छोटे से छोटा बंदा, गरीब से गरीब बंदा कैन जस्ट मेक दोज 2 dots मीट टू सेव अ लाइफ. और अगर वो आज शुरू नहीं होगा तो वो कभी शुरू नहीं होगा. सो जस्ट डू योर लिटिल बिट. 50 रुपये अपने जाते हुए वॉचमैन को दे के चले जाइए, किसी गरीब बंदे को ऐसे रोड पे बैठे दीजिए कि यार कुछ खाना खा लेना. आई थिंक दैट विल ऑल्सो मेक यू बेटर ह्यूमन बीइंग इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, इन फ्रंट ऑफ योर सोल. सो डू इट टुडे, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं. I think, sir, parents, your Dadaji, everybody seeing this, sir, I think they're very, very proud. And I think on behalf of every Indian, I want to thank you, sir. मैं भी इमोशनल हो गया था बात करते करते. I just want to thank you for being Sonu Sood, for helping so many people. And just thank you for being Sonu Sood. No, thank you so much, Simar. In fact, it's really a pleasure sitting across this table and speaking to you. I remember the first time that we connected during the COVID times. I could see that this young boy with a vision in his eyes is going to create memories, wonders, and you have done. Last few years I've seen you rise from, you have done so well for yourself, and I feel really proud. और जब आपने इस पॉडकास्ट के बारे में बताया, so I always feel कि कैमरे के इस तरफ बैठे लोग जिनसे आप बातचीत करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि कैमरे के उस तरफ बैठे हुए लोग जो होते हैं वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि जो आप बल्ब तभी जलता है जब उसको एनर्जी सही मिलती है. जब तक वो सॉकेट में बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी वो कभी जलता नहीं. सो आई थिंक यू एज अ होस्ट, यू आर फिनोमिनल एंड कीप स्प्रेडिंग दिस लव एंड गुडनेस. और जो आपकी एक पर्सनैलिटी से मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एंड आई थिंक दैट मेक्स मी really proud that you're a true friend, and ये हमेशा रिश्ता बना रहेगा. Thank you, Paji. Thank you for doing this, Paji.